देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है। तो देखो हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रहे थे जिसमें इलास्ट्रेशन 5 हम लोग का मतलब इनकम्प्लीट है। बैलेंस शीट हम लोगों ने नहीं बनाया था। ठीक है, तो बैलेंस शीट बना लेते हैं। ये होमवर्क दिया था मैंने, उसके बाद बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर देखो जो यहाँ पर डेटा, ये डेटा देख के हम लोग आराम से बैलेंस शीट बना सकते हैं। इसमें हमें बैलेंस शीट का ना स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं बना सकते। ये तो इंफॉर्मेटिव वे में है, जैसे हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं उसी तरीके से बनाना पड़ेगा। ठीक है, सेम नोट्स टू अकाउंट्स ये सारे चीज होने चाहिए। तो देखो लिखते हैं यहाँ पर बैलेंस शीट ऑफ वैभव लिमिटेड। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बैलेंस शीट ऑफ वैभव लिमिटेड। बैलेंस शीट ऑफ वैभव लिमिटेड। वैभव लिमिटेड, क्योंकि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हुआ है तो एंड रिड्यूस्ड लिखना पड़ता है। एंड रिड्यूस्ड एज ऑन 31 मार्च 2001। 31 मार्च 2000 नहीं किया था, 1 था, हाँ 2001 था। अच्छा, अब जैसे हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं वैसे ही प्रिपेयर करेंगे। तो हम पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पर्टिकुलर नोट्स टू अकाउंट्स अमाउंट का कॉलम। अच्छा देखो, यहाँ पर लिखेंगे नोट नंबर, यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर्टिकुलर्स। अच्छा, इधर लिखना पड़ता है। सबसे पहले हेडिंग होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, वो एज इट इज होगा। ये हेडिंग होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। अच्छा, इक्विटी लाइबिलिटीज के अंडर सबसे पहला होता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड, और इसके अंदर दो चीज हमेशा कंपलसरी है, रहता ही है। एक होता है शेयर कैपिटल, ये रहेगा ही रहेगा, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका कैपिटल तो होगा। कंपनी है तो शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस। अच्छा, अब यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट करेंट एसेट शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर। अच्छा, डिवेंचर है तो डिवेंचर नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंडर आता है। और डिवेंचर का हम लोग का क्या चेंजेस किया गया था, डिवेंचर के लिए हमें बोला गया था कि इन्होंने डिवेंचर के रेट को चेंज कर दिया था और कुछ एक्सचेंज वगैरह हुआ था। मतलब डिवेंचर है, देखो यहाँ पर हम लोग वही सारे आइटम लिखेंगे ना बैलेंस शीट में जो हमारे पास है। ठीक है, जो हम लोगों ने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के थ्रू से मतलब हटा दिया, पे ऑफ कर दिया, या कुछ भी जो हमारे पुराने बैलेंस शीट में था लेकिन अभी नहीं रहेगा, वो तो हमें लिखना नहीं है। लेकिन डिवेंचर हमारा रहेगा तो लिखना पड़ेगा। डिवेंचर किसके अंडर आता है, जैसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल के अंडर आता है, सेम तरीके से इसमें आता है नॉन करेंट लाइबिलिटी में, लॉन्ग टर्म बोरिंग में। ठीक है, नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी में इसमें आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंडर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और नेक्स्ट आता है करेंट लाइबिलिटी, नेक्स्ट आता है करेंट लाइबिलिटी। अच्छा, करेंट लाइबिलिटी में हम लोग का क्या रहेगा, करेंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर रहेगा, ट्रेड पेबल। ठीक है, ये लिख देते हैं ट्रेड पेबल, ये था। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस हुआ था लेकिन था, मुझे याद है। ठीक है, अभी हम लोग एंट्री एक बार फिर से देखेंगे तो याद हो जाएगा। तो नॉर्मली हम लोग का क्या होता है, लाइबिलिटी साइड को इक्विटी लाइबिलिटी लिखा जाता है। इसमें तीन मेन हेड हम लोग का होता है, शेयर होल्डर्स फंड, और इसमें नॉन करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटी। ये तीन पार्ट में हम लोग का बैलेंस शीट बनेगा। मतलब टी शेप में होने से जैसे होता है वैसे, कंपनी का तो टी शेप नहीं होता है। तो जो भी हो, तो यहाँ पर हम लोग का शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, नॉन करेंट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग और भी बहुत सारे आइटम होते हैं, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग ही है हमारे पास, और तो
का मेन दो हेड होता है, नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट। तो यहाँ पर लिखेंगे नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट में हम लोग का फिक्स्ड एसेट आता है, नॉन करेंट एसेट का मतलब। अब उसमें क्या क्या आता है, टेंजिबल इंटेंजिबल, जैसे ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आ जाएगा सबसे पहले यहाँ पर, पीपीई। फिक्स्ड एसेट तो आजकल नहीं लिखा जाता है ना, पीपी लिखा जाता है। फिक्स टेंजिबल हम लोग पढ़ रहे हैं ना, एस10। एस10 क्या है, पीपी, फिक्स टेंजिबल एसेट हो गया। अच्छा, और क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट था इनका, जिसको मार्केट वैल्यू में लाया गया था लेकिन है, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का हेडिंग आएगा नॉन करेंट में। और आ जाएगा हम लोग का करेंट एसेट, ठीक है, ये करेंट एसेट इनका था ये वाला, तो ये सेकेंड पॉइंट। करंट एसेट के अंडर हमें कुछ नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि कुछ नाम हमें स्पेसिफिकली दिया नहीं है, ठीक है। अब हम लोग नोट्स नंबर लिख के इसका नोट्स बनाएंगे। जैसे शेयर कैपिटल का नोट 1 हो जाएगा, रिजर्व सरप्लस का 2 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग का 3 हो जाएगा। और इधर करेंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल में नोट्स बनाने का जरूरत होगा। ट्रेड पेबल हम लोग का, हाँ, जरूरत होगा। यहाँ पर लिख देते हैं 4th नंबर। और यहाँ है करेंट एसेट में ये पीपीई 5th नंबर, इन्वेस्टमेंट हम लोग का 6th नंबर, और यहाँ पर ये जो है करंट एसेट, ये हम लोग का 7th नंबर हो जाएगा। बाकी हम लोग डेटा देख के लिख लेंगे कितना कितना हो रहा है चेंजेस, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बन गया। अब बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स। यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट्स। अच्छा, नोट्स टू अकाउंट्स में सबसे पहले लिखेंगे नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 यहाँ पर लिख लेते हैं शेयर कैपिटल अमाउंट। अमाउंट, दो अमाउंट का मैंने कॉलम बना लिया है, ठीक है, क्योंकि दो तरीके का कैपिटल है, दोनों ऐड वेड करके देखना पड़ेगा कितना हो रहा है। अच्छा, इसमें कैसे लिखना पड़ता है, इसमें हम लोग लिखते हैं इस तरीके से, ऑथराइज्ड कैपिटल सबसे पहले लिखेंगे, ऑथराइज्ड कैपिटल। क्योंकि ऑथराइज्ड हमें दिया हुआ नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है, कि कितना ऑथराइज्ड है, दिया हुआ नहीं है, मतलब स्पेसिफिकली तो कुछ बताया नहीं है, लेकिन फिर भी हमें लिखना चाहिए ऑथराइज्ड कैपिटल कितना होगा। तो कितना लिखेंगे, जितना यहाँ पर शेयर कैपिटल दिख रहा है ना, मतलब ये इसमें तो कुछ चेंजेस आया होगा, तो जो हम लोग का इशूड और सब्सक्राइब्ड है करेंटली, ठीक है, वही हम लोग का ऑथराइज्ड कैपिटल भी होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ऑथराइज्ड कैपिटल में लिखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल, ये लास्ट में लिख देंगे, ठीक है, कितना होगा, क्योंकि पहले चेक करना पड़ेगा ना इशूड और सब्सक्राइब कितना। यहाँ मैंने थोड़ा सा जगह रख दिया है, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, देखते हैं कितना हो रहा है। यहाँ पर एंट्री से चेक करेंगे, ठीक है, एंट्री हम लोग का यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो ये इक्विटी शेयर तो चला गया था, ये इक्विटी शेयर है, मतलब 2 लाख, ठीक है, 2 लाख। ये देखो 2 लाख, ये वाला दिख रहा है, 2 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बोल रहे हैं, ठीक है। फिर उसमें ये 40 करके है, ठीक है। अच्छा, 2 लाख। और आगे देखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, ये तो प्रेफरेंस है, उसको बाद में देखेंगे, एक एक करके देखते हैं। और तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल, इधर देखते हैं, हाँ ये रहा 60,000, ये देखो 60,000। अच्छा, और कुछ नहीं है, देखो बाकी प्रोविजंस ये सब था, 5th नंबर एंट्री, और यहाँ पर भी कुछ इक्विटी शेयर नहीं था, 7th नंबर, ये लास्ट एंट्री। तो टोटल 2,60,000 का प्रेफरेंस शेयर है, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2,60,000 इक्विटी, सॉरी इक्विटी शेयर है, मैंने गलती से प्रेफरेंस बोल दिया, इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 40 ईच। कैसे पता चला 40 ईच है, देखो ना एंट्री में लिखा हुआ है, लास्ट दिन तो हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन किया हुआ ही था, ये देखो एंट्री में ही तो दिया हुआ है 40 करके है इक्विटी शेयर, ठीक है। और आगे देखते हैं, और भी 40 करके ही मिलेगा, ये देखो यहाँ जहां से हम लोगों ने लिया, ये देखो 40 करके है। तो 2,60,000 इंटू 40 करने से जितना होगा उतना हम लोग का अभी इक्विटी शेयर कैपिटल है। तो देखते हैं कितना होता है।
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्सचेंज कैलकुलेटर ओपन, हाँ हो गया, 2,60,000 इंटू 40, 1,04,00,000, ठीक है, ये हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पर लिखते हैं 1,04,00,000। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। यहाँ पर इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, ये हम लोग का हो गया। यहाँ ऊपर लिख देते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, इसके अंदर ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सेम इसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसके अंदर भी हमें सेम तरीके से लिखना पड़ेगा इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। अच्छा, ये भी देखते हैं कितना है, यहाँ पर एंट्री से ही पता चल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट एंट्री तो इक्विटी शेयर है, सेकेंड एंट्री ये रहा प्रेफरेंस शेयर, ये तो चला जा रहा है, ये वाला है 1,00,000, ये देखो 1,00,000 एट द रेट ऑफ 60, ठीक है। अच्छा, और आगे देखते हैं, यहाँ पर डिवेंचर है ये वाला, तो अच्छा इसके आगे देखते हैं, ये भी इक्विटी शेयर है, यहाँ पर भी इक्विटी शेयर, नहीं यहाँ तो कुछ शेयर है ही नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो इसका मतलब 1,60,000 वाला, ठीक है। और रेट क्या है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड रेट लिखना पड़ता है 6%, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग डिस्क्रिप्शन में देंगे तो हमें पूरा लिखना चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 6%, 1,00,000, उल्टा लिख दिया मैंने, ऐसे लिखने से ठीक होगा, 1,00,000, 6% क्यूम्यूलेटिव, क्योंकि क्यूमुलेटिव था उसका नेचर। क्यूमुलेटिव का मतलब भी मैंने बताया था, ये देखो क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि जो डिविडेंड अगर नहीं दे पा रहे वो क्यूमुलेट मतलब एड ऑन होता जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए ये देखो, ये जो नया इशू हुआ है वो भी इनका क्यूमुलेटिव नेचर का ही है। तो 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 60 ईच, तो यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, ये एट द रेट ऑफ 60 नीचे लिखते हैं, तो इसके नीचे लिख के अमाउंट लिख पाएंगे, एट द रेट ऑफ 60 ईच। अच्छा, तो टोटल करने से 60 इंटू 1,00,000, तो ये हो जाएगा हम लोग का 60 लाख, 60 लाख और 1,04,00,000 ऐड करते हैं, 1,64,00,000, ये आउटर कॉलम में चला जाएगा, 1,64,00,000। यहाँ पर लिख देते हैं 1,64,00,000। अच्छा, अब यहाँ पर ऑथराइज्ड में क्या लिखेंगे, ऑथराइज्ड में लिख देते हैं 2,60,000 इक्विटी शेयर है और 1,00,000 प्रेफरेंस शेयर है, ये लिखने से ही होगा, ठीक है। ऑथराइज्ड में 2,60,000 इक्विटी और 1,00,000 जो है प्रेफरेंस शेयर, एट द रेट ऑफ 40 और 1,00,000 प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 60, यहाँ पर हो जाएगा 1,04,00,000। ये यहाँ पर ऐसे क्लोज रहेगा, क्योंकि ऑथराइज तो हमें लिखना होता है नहीं, ठीक है। ऑथराइज तो हम लोग का ऑथोरिटी बताता है, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, लेकिन इतना तो होगा ही, तभी इशू हुआ है, ठीक है। और ये इक्विटी शेयर कैपिटल, इस तरीके से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखना पड़ेगा, यहाँ पर ये लिखने से ही होगा। शायद थोड़ा सा ये हो गया, कंजेस्टेड हो गया है, लेकिन ऐसे लिखना पड़ेगा। ये देखो ना, लास्ट दिन भी हम लोगों ने शायद लिखा था, इसी क्वेश्चन में तो लिखा होगा, ये देखो ऑथराइज शेयर कैपिटल, वो तो दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो हम लोगों ने लिख लिया था, वहां पर हमें अलग से बताया था, बट इस क्वेश्चन में नहीं बताया है। तो जितना हम लोग का इशूड सब्सक्राइब्ड है उतना तो ऑथराइज्ड हो ही जाएगा, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में बोला हुआ रहता तो हम लोग लिख लेते हैं, हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल तो दिखेगा, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल,
यहाँ पर लिख देते हैं 2,60,000 एट द रेट ऑफ 40 और 1,00,000 एट द रेट ऑफ 60। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। नोट नंबर 2 हम लोग का हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है। रिजर्व सरप्लस में क्या क्या आता है? हर तरीके का रिजर्व, लाइक जनरल रिजर्व हो गया, पीएल हो गया, ये सब। तो देखते हैं इनका कुछ रिजर्व था कि नहीं पहले से बैलेंस शीट में। नहीं, ये तो पीपीई है, इन्वेस्टमेंट करेंट एसेट। पीएल का डेबिट बैलेंस था लेकिन वो तो हम लोगों ने राइट ऑफ कर दिया। ये शेयर कैपिटल है, डिवेंचर है, क्रेडिटर है। अच्छा, और यहाँ पर देखते हैं कुछ हम लोग का रिजर्व जनरेट हुआ था कि नहीं। ये तो इक्विटी शेयर, नहीं, कोई रिजर्व नहीं दिख रहा है यहाँ भी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडक्शन, डिवेंचर, डिवेंचर कैपिटल रिडक्शन, यहाँ पर भी क्रेडिटर कैपिटल रिडक्शन, इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल रिडक्शन, लाइबिलिटी फॉर टैक्सेशन यहाँ दिख रहा है। ये देखो, टू कैपिटल रिजर्व। ये कैसे आया था हम याद दिलाते हैं। हम लोग का कैपिटल रिडक्शन करके जितना भी जो है मतलब बेनिफिट हुआ था, उसको उसको यूज करके जो भी हमें पीएल को राइट ऑफ करना था, जितना भी हमें जो है इंटेंजिबल एसेट को राइट ऑफ करना था, यहाँ था नहीं इंटेंजिबल एसेट। यहाँ हमें बोला था पीपी का वैल्यू कम करो, करेंट एसेट को कम करो, इन्वेस्टमेंट को कम करो। करने के बाद भी हमारे कैपिटल रिडक्शन में अमाउंट बच गया था। बचने से वो हम लोग का कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। क्यों? इसका रीजन भी मैंने बताया था। ये जो प्रॉफिट हम लोगों ने अर्न किया, ये डे टू डे के इनकम से नहीं है। ये हम लोगों ने लोगों को रिक्वेस्ट करके कॉम्प्रोमाइज करवा के प्रॉफिट अर्न किया है। तो इसको हम लोग रेवेन्यू यानी डे टू डे का रिजर्व नहीं बोल सकते, इसे हम लोग बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। ठीक है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा रिजर्व में हमारे पास क्या है? कैपिटल रिजर्व है। अच्छा, और इसका अमाउंट कितना है कैपिटल रिजर्व का? 26 लाख। यहाँ पर लिखेंगे 26 लाख। ये यहाँ पर आ जाएगा 26 लाख। अच्छा, नेक्स्ट आइटम क्या है हम लोग का? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। नोट नंबर 3, यहाँ पर ही हो जाए। नोट नंबर 3, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग का मतलब वो उधार जो हम लोग मोर देन 12 मंथ्स के लिए लेते हैं, जैसे कि डिवेंचर। तो यहाँ पर बोरिंग में सिर्फ डिवेंचर ही बोला था। तो डिवेंचर पहले 5% था। अब देखते हैं उसमें क्या क्या चेंजेस हुआ था। चेंजेस तो कुछ हुआ था, एंट्री देखने से ही पता चल जाएगा। ये देखो, डिवेंचर का क्या हुआ था। डिवेंचर 5% वाला कैंसिल कर दिया गया। दिखाते हैं। 6% डिवेंचर नया इशू हुआ है 56 लाख का। तो ये हमें लिखना पड़ेगा 6% डिवेंचर 80,000 एट द रेट ऑफ 70 ईच। ठीक है। और कुछ भी डिवेंचर रिलेटेड हम लोग का ट्रांजैक्शंस नहीं हुआ था। ठीक है। तो ये वाला लिख देते हैं यहाँ पर। लॉन्ग टर्म बोरोइंग यहाँ पर लिखेंगे 6% डिवेंचर। 6% डिवेंचर कितना करके था यहाँ से देख लेते हैं। 70 करके 80,000 एट द रेट ऑफ 70 ईच। तो 56 लाख हुआ था। ठीक है, 56 लाख यहाँ पर लिख लेते हैं 56 लाख। अच्छा, और यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा करेंट लाइबिलिटी। करेंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल, उसमें हमें वैल्यू कम करने के लिए बोला था। तो नोट नंबर 4, नोट नंबर 4, करेंट लाइबिलिटी। करेंट लाइबिलिटी में हम लोग का ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल। ठीक है, जिसका एग्जिस्टिंग वैल्यू बैलेंस शीट में जो है वो था हम लोग का क्रेडिटर। ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर 1 करोड़। हाँ, 1 करोड़। अच्छा, लेस कर देंगे। इसका वैल्यू जितने से कम किया, यहाँ पर एंट्री देखने से ही पता चलेगा। ये देखो ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल
एक सेकंड, ट्रेड पेबल का कुछ था कि नहीं, हाँ था ना, ये रहा सन्ड्री क्रेडिटर 40 लाख से कम कर दिया गया, ठीक है, मतलब 60 लाख बचेगा, 40 लाख कम कर दिया गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 40 लाख से कम कर दिया गया, तो बचेगा कितना, 60 लाख। अच्छा, इसका बोला क्या था, उसी लैंग्वेज को यहाँ पर यूज करेंगे, क्रेडिटर के लिए बोला था, वन ऑफ द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी टू हुम कंपनी वाज 40 लाख डिसाइड टू फॉरगो 40%, तो यहाँ पर लिखेंगे फॉरगो किया है, ठीक है, क्रेडिटर जो है उसने फॉरगो किया है 40%, ठीक है, तो सिर्फ 60 लाख का जो है लाइबिलिटी बचा हुआ है, तो करंट लाइबिलिटी में यहाँ पर लिखेंगे 60 लाख, मतलब ट्रेड पेबल 60 लाख। अच्छा, अब ये ऐड कर लेंगे क्योंकि और तो कुछ है नहीं लाइबिलिटी साइड में, तो कितना आएगा, 60 और 26, 86, 86 प्लस 56, 86 प्लस 56, 142, 142 प्लस 164, 306, 306 लाख, ये आंसर आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग का एसेट साइड भी 306 लाख ही आना चाहिए, अभी लिखने से ही पता चलेगा। अब नोट बनेगा पीपी का, नोट नंबर 5, नोट नंबर 5, पीपीई, ठीक है, पीपीई में देखते हैं क्या दिया है। पीपीई हम लोग का पहले से था 2 करोड़ 50 लाख, तो यहाँ पर लिखेंगे पीपीई में हम लोग का पहले था, ऐसे लिख सकते कैरिंग वैल्यू, मतलब जो पहले से बुक वैल्यू है, कैरिंग वैल्यू जो है वो हम लोग का है 2 करोड़ 50 लाख, 2 करोड़ 50 लाख, और पीपी में क्या चेंज किया गया है देखते हैं, पीपी के वैल्यू को 20% से कम कर दिया गया है, तो यहाँ पर लिखते हैं लेस एडजस्टेड अंडर स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, 50 लाख, तो वैल्यू बचेगा 2 करोड़, 2 करोड़ वैल्यू बचेगा, 50 लाख का एडजस्टमेंट हुआ है, ये देखो यहाँ पर 50 लाख का एडजस्टमेंट हुआ है, तो वैल्यू बच रहा है 2 करोड़। अच्छा, इसके बाद है इन्वेस्टमेंट, नोट नंबर 6, इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट का कैरिंग वैल्यू क्या था, इन्वेस्टमेंट का पहले से वैल्यू जो था वो है हम लोग का 20 लाख, ये बुक वैल्यू को लिया जाता है, ठीक है, कैरिंग वैल्यू का मतलब जो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रहा है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 20 लाख है, जिसका आज के डेट में मार्केट वैल्यू है 19 लाख, हमें स्कीम में शायद बोला था कि मार्केट वैल्यू में लाना पड़ेगा, देख लेते हैं क्या बोला था, पहले लिख लेते हैं कैरिंग वैल्यू, या फिर बुक वैल्यू भी लिख सकते हैं, बुक वैल्यू है हम लोग का 20 लाख। अच्छा, और इसको क्या कर दिया गया है, देखो एंट्री देखने से पता चलेगा, यहां से भी पढ़ के देख सकते हैं, ब्रॉड टू देयर मार्केट वैल्यू, तो लेस कर देते हैं एडजस्टेड अंडर स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, 1 लाख कम करना पड़ेगा, तब जाके मार्केट वैल्यू जो 19 लाख हमें दिख रहा है ना, ये देखो मार्केट वैल्यू 19 लाख दिख रहा है, उसमें आ जाएगा, हमें बोला मार्केट वैल्यू तक लेके जाओ इन्वेस्टमेंट को, तो 1 लाख से कम करना पड़ेगा, तो 19 लाख, नोट नंबर 6, यहाँ पर आ जाएगा 19 लाख इन्वेस्टमेंट। और लास्ट नोट है करेंट एसेट, नोट नंबर 7, करेंट एसेट। अच्छा, करेंट एसेट में देखो बुक वैल्यू है 2 करोड़, बुक वैल्यू 2 करोड़,
करंट एसेट को हमें क्या करने बोला था, देखो यहाँ पर स्कीम देखने से ही पता चलेगा। करंट एसेट को हमें 90 लाख में दिखाने के लिए बोला था, ठीक है। तो 90 लाख दिखाने का मतलब हमें 1,10 लाख से कम करना है। तो लेस एडजस्टमेंट अंडर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। अच्छा, इसमें कितना में दिखाना है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में, इसमें हमें 90 लाख में दिखाना है। तो कम कितने से करना पड़ेगा, 1,10 लाख से। इसमें से इतना माइनस करेंगे तभी तो जाके हम लोग का वैल्यू कितना आएगा, 90 लाख आएगा। यहाँ पर लिखते हैं अमाउंट, ठीक है। तो ये माइनस करने से हम लोग का 90 लाख आ जाएगा, ठीक है। और हम लोग को ना यहाँ पर ये देखो एंट्री देखने से और भी अच्छे से पता चलेगा। ये देखो करंट एसेट को हम लोग 1,10 लाख से कम किए हैं, और एक बार करंट एसेट हम लोगों ने 3 लाख जो है यहाँ पर डाउन किया है। क्यों किया था, उसमें मैं बोला था कि जो लाइबिलिटी है, टैक्सेशन फॉर लाइबिलिटी, उसको हम लोगों ने पे ऑफ किया है। तो पे तो कैश या बैंक से होता है, हमें कैश बैंक का अलग कोई लेजर दिया हुआ नहीं था, तो करंट एसेट में ऑब्वियसली कैश बैंक होगा, इसीलिए। तो यहां पर हम लोग इसको लेस करेंगे, ठीक है। लेस करके दिखाएंगे टैक्सेशन लाइबिलिटी पे, टैक्सेशन लाइबिलिटी पे 3 लाख। तो ये वैल्यू हो जाएगा 87 लाख। अब ये पुट करके चेक करना पड़ेगा ऐड करने के बाद मैच हो रहा है कि नहीं। 87 लाख। अच्छा, 87 प्लस 90 प्लस यहाँ पर 200, 306 लाख, 306 लाख, ठीक है। ऐसे करके हम लोग का बैलेंस शीट मैच हो गया। तो बैलेंस शीट हमें भले ही क्वेश्चन में पूरा बना के ना दिया हो, लेकिन बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर जब करना है तो पूरा इसी तरीके से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो। अच्छा हाँ, ये 2,60,000 में ना ये चीज लिखना जरूरी है, जो हम लोगों ने इशू किया ना कि 60,000 अदर देन कैश हम लोग का इशू हुआ था, वो हम बताना भूल गए। ये देखो 2,60,000 जो हम लोग का इक्विटी शेयर यहाँ पर जो है इशू हुआ था ना, ये देखो 2 लाख ठीक था। जब 60,000 इशू हुआ ना, वो सन्ड्री क्रेडिटर को सेटल करने के लिए किया गया, मतलब शेयर तो इशू हुआ बट कैश नहीं मिला। तो उसको हमें अलग से लिखना पड़ता है। ये रूल्स है कि अगर हमारा शेयर इशू हो रहा है अदर देन कैश तो वो लिखना पड़ता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं ब्रैकेट देके नीचे, यहाँ पर आउट ऑफ, थोड़ा पीछे से लिखते हैं तो नहीं होगा। यहाँ पर of the above 60,000 shares, 60,000 shares have been issued for consideration other than cash, for consideration other than cash। ये लिखना मैंडेटरी है, ठीक है। अगर हमें कैश के बदले किसी और रीजन से शेयर इशू करना पड़ा है, ठीक है, मतलब सेटलमेंट में कैश नहीं आ रहा है तो लिखना पड़ेगा। अब तुम लोग सोचोगे कि इसमें भी तो कैश नहीं आ रहा था, ऐसा अगर सोच रहे हो, नहीं ऐसा बात नहीं है। इसमें कैश तो आ चुका था, बस उसके वैल्यू को हम लोगों ने डाउन किया है। तो ये इशू करके कैश पहले आया था, वही कैश रह रहा है, बस उसका जो है पर वैल्यू को चेंज कर दिया गया है, 100 की जगह 40 कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि क्रेडिटर को सेटल कर रहे इक्विटी शेयर इशू करके, ये बात अलग होता है। मतलब ये शेयर न्यूली इशूड हुआ है, ये ऑलरेडी इशूड शेयर ही है। 2 लाख पहले भी इशूड था, अभी भी है, लेकिन उसके वैल्यू को बस चेंज किया गया। ये नए इशू हुए हैं, लेकिन बैंक नहीं डेबिट हुआ, मतलब पैसा नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर को सेटल डाउन करने के लिए। तो फिर अदर देन कैश का आइटम हमें लिखना जरूरी होता है, ठीक है।
अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो अच्छा ये जो बनाया हुआ मैट में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ये मैंने तुम लोग को ओरली करके दिखाया था कि किस तरीके से कैपिटल रिजर्व बच रहा है। अगर तुम लोग चाहो तो अकाउंट बना के भी कर सकते हो, अगर ओरली करने में दिक्कत होता है एक कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाओगे और सारी चीजों को पोस्ट करते जाना है, लेजर पोस्टिंग, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। और यहाँ पर हमें पोस्ट करना पड़ेगा इस तरीके से, बाई इक्विटी शेयर कैपिटल बोल के। ये देखो बाई इक्विटी शेयर कैपिटल 1,20,00,000, देखो ये एंट्री इसके साथ जा रहा है ना, तो यहाँ पर ये 1,20,00,000 से ही एंट्री होगा, क्योंकि ये 2 लाख तो मतलब यहाँ पर एंट्री हम लोग का अगर स्प्लिट करते हैं ये कैसे बनेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, तो कैपिटल रिडक्शन हो रहा है 1,20,00,000, तो यहाँ पर भी वही 1,20,00,000 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 80,000, और यहाँ पर भी हम लोग का सॉरी 80 लाख, और यहाँ पर भी ये जितना है 80 लाख। ठीक है, 80 लाख, और यहाँ पर भी हम लोग का 80 लाख आ जाएगा। इस तरीके से होगा। तो जब हम लोग पोस्ट करेंगे तो कैपिटल रिडक्शन में लिखेंगे बाई इक्विटी शेयर कैपिटल। अब लिख के भी कर सकते हो, या फिर मैंने जैसे तुम लोग को डेबिट क्रेडिट ऐड करके दिखाया था वैसे भी चाहो तो कर सकते हो। सेम तरीके से इसका भी पोस्टिंग हो जाएगा 6% क्यूमुलेटिव टू कैपिटल रिडक्शन, मतलब 40 लाख से एंट्री होगा बाई 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, ये देखो 40 लाख। फिर डिवेंचर का भी 5% डिवेंचर टू कैपिटल रिडक्शन, तो बाई 5% डिवेंचर 2,24,00,000, ये देखो बाई 5% डिवेंचर 24,00,000। अब सन्ड्री क्रेडिटर टू कैपिटल रिडक्शन 16 लाख, मतलब बाई सन्ड्री क्रेडिटर 16 लाख। सेम तरीके से कैपिटल रिडक्शन टू लाइबिलिटी फॉर टैक्सेशन, तो टू लाइबिलिटी फॉर टैक्सेशन 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ पर देखो कैपिटल रिडक्शन टू पीएल टू पीपीई, ये सारा इधर आ जाएगा, टू पीएल टू पीपीई टू करेंट एसेट टू इन्वेस्टमेंट, ये देखो टू करेंट एसेट टू इन्वेस्टमेंट, ये सारे चीजों को, और कुछ नहीं है यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन रिलेटेड एंट्री, ये सब ऐड करने से इधर इतना आएगा। इधर सारे चीजों को लेस करने के बाद यहाँ पर ये 26 लाख बचेगा, जिसे हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। देखो इधर जो भी आइटम आया ये हम लोग का बेनिफिट था, हम लोगों ने इक्विटी शेयर को कम करवाया, प्रेफरेंस शेयर वालों को कम करवाया, डिवेंचर वाले को कम करवाया, क्रेडिटर को सेटल किया इतने तक, तो इतना हमारा प्रॉफिट हुआ। बदले में ये पे करना पड़ा, इतना प्रॉफिट लॉस जो है वो राइट ऑफ करना पड़ा, इससे यूज हो गया। यहाँ पर हम लोग का पीपी को वैल्यू कम कर दिया, करेंट एसेट को कम कर दिया, इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया, उसके बाद भी हमारे पास जो बचता है वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। अब लेजर बना के भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग लाइन बाय लाइन जो है डेबिट क्रेडिट आइटम को देख के टोटल करके भी आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग इलास्ट्रेशन 6 में चलते हैं। देखो फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2001। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ये देखो क्या दिया है यहाँ पर, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, सब में नोट बना हुआ है, देखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म बोरिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट। शॉर्ट टर्म बोरिंग मतलब जो बोरिंग यानी उधार हम लोग लेस देन 12 मंथ्स के लिए लेते हैं, यानी कि करंट लाइबिलिटी। ठीक है, अच्छा इसके बाद एसेट, एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, और यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, करेंट एसेट में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहाँ डिटेल्स दिया हुआ, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर का डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल है, रिजर्व सरप्लस में 9% डिवेंचर है, लॉन्ग टर्म बोरिंग में प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर पीपीई में, टेंजिबल इंटेंजिबल में पेटेंट कॉपीराइट है, और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या बोला है देखो, preference shareholder would give up 30% of their capital in exchange for allotment of 11% डिवेंचर to them। बोल रहा है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है उसका 30% जो है वेब्ड हो जाएगा। ठीक है, 30% वेब्ड हो जाएगा और गिव अप करे, तो बाकी इन एक्सचेंज फॉर अलॉटमेंट ऑफ 11% डिवेंचर टू देम, बदले में उनको 11% डिवेंचर देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा तो एक एक स्कीम हम लोग पढ़ पढ़ के कर सकते हैं। चलो एक एक स्कीम करते हैं पढ़ के। सबसे पहला जो दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग एंट्री करेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ illustration 6, in the books of ABC Limited, date, particulars,
अमाउंट। अच्छा, फर्स्ट एंट्री हम लोग का यहाँ पर किस चीज का बोला है, प्रेफरेंस शेयर जो है वो गिव अप कर रहा है अपना 30%, ठीक है, और बदले में लेगा डिवेंचर। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट होगा, ठीक है। और क्योंकि डिवेंचर इशू हो रहा है तो डिवेंचर क्रेडिट होगा, क्योंकि डिवेंचर लोन होता है, लोन इशू का एंट्री होता है बैंक टू लोन। अब बैंक टू लोन की जगह बैंक टू डिवेंचर होना चाहिए, लेकिन डिवेंचर तो बैंक मतलब कैश के बदले नहीं हो रहा है, लोन जो है वो कैपिटल के साथ एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमें लोन इशू करके कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन एंट्री तो होगा टू 11% डिवेंचर, ठीक है, टू 11% डिवेंचर। और बेनिफिट क्या होगा वो देखते हैं। तो पहले तो ये देखेंगे 30% मतलब कितना होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल था कितना, इक्विटी शेयर कैपिटल सॉरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6 लाख था, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 लाख। अच्छा, कितने का था ये वाला था हम लोग का 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू 11% डिवेंचर, और टू यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल रिडक्शन। प्रॉफिट हुआ है, देखो कैसे प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर 11% जो डिवेंचर इशू किए जा रहे हैं वो कितने के हैं, देखो यहाँ पर बोल रहा है इन एक्सचेंज फॉर अलॉटमेंट ऑफ 11% डिवेंचर। अच्छा, डिवेंचर का यहाँ पर वैल्यू के कैसे निकालेंगे हम लोग, 6 लाख तो हो रहा है 30% ऑफ देयर कैपिटल यानी 70%, ठीक है। ये देखो ये जो 6 लाख है, 6 लाख का 30% वेव्ड हो गया, ठीक है, और 70% यानी बाकी अमाउंट के लिए क्या इशू हुआ है, डिवेंचर इशू कर दिया गया है। तो डिवेंचर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 6 लाख का 70% करके देखो, ये मैंने एल लाख लिखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4,20,000। हमें कुछ रेट वेट नहीं बोला है कितने का डिवेंचर इशू हुआ है, क्या हुआ नहीं हुआ है, लेकिन हमें इतना जरूर बोला है 30% प्रेफरेंस शेयर होल्डर वेब्ड हो गया है, तो उसका एंट्री नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि देखो उसका एंट्री होता ही नहीं। अगर कुछ वेब्ड या फॉरगोन हो जाता है तो उसका एंट्री करने का क्या जरूरत है। अगर कोई बोल रहा है कि मेरा 6 लाख का लाइबिलिटी है लेकिन मुझे 30% देना ही नहीं है, तो उसका एंट्री करने का ही जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 6 लाख का पूरा ही कैपिटल बदल जाएगा, प्रेफरेंस शेयर और कंपनी का कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि 30% तो वो लोग खुद से ही मतलब कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, 70% को डिवेंचर बना रहे हैं। तो यहाँ पर 4,20,000 होगा, हम यहाँ लिख देते हैं ऐसे, इस साइड में लिख देते हैं ताकि पता चल जाए। 6 लाख इंटू 70%, जो वेव नहीं कर रहे उसके बदले डिवेंचर इशू किया जा रहा है, ठीक है। तो बेनिफिट कितने का हुआ, वही 30% का ही बेनिफिट होगा जो इन्होंने वेव्ड कर दिया, ठीक है। एक काम करते, ये तो मेरा इधर लिखना चाहिए, इधर, और ये यहाँ पर हो जाएगा 1,80,000। मतलब अगर चाहो तो इधर भी लिख सकते हो 6 लाख इंटू 70% जो फॉरगो कर रहे हैं, और 6 लाख इंटू 30% सॉरी 70% जो हम लोग डिवेंचर ले रहे हैं, और 6 लाख इंटू 30% जो फॉरगो कर रहे हैं। जितना फॉरगो कर रहे हैं छोड़ दिया जा रहा है उतना ही इनका प्रॉफिट है। यहाँ पर लिखेंगे बी 30% रिडक्शन इन लाइबिलिटी of preference share capital and issued 11% डिवेंचर। 11% वाला डिवेंचर इशू करके पूरे प्रेफरेंस शेयर को हटा दिया गया, मतलब नया जो बैलेंस शीट बनेगा उसमें प्रेफरेंस शेयर कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, अगर आगे जाके नया इशू होता है तो होगा, क्योंकि पूरा तो क्वेश्चन नहीं पढ़ा है हम लोगों ने। ये पूरा का पूरा प्रेफरेंस शेयर हट जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट से, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर इन्होंने रखा ही नहीं है, कुछ तो वेव्ड हो गया, बाकी के बदले डिवेंचर बन गया। अच्छा, नेक्स्ट स्कीम देखते हैं, डिवेंचर होल्डर हैविंग चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अब हैविंग चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी का मतलब होता है जैसे मॉर्गेज लोन होता है ना, गिरवी रख के। तो डिवेंचर होल्डर को जब डिवेंचर इशू किया गया था, क्योंकि वो लोन होता है, तो प्लांट मशीनरी को चार्ज यानी मॉर्गेज रखा गया था। अब बोल रहा है डिवेंचर होल्डर हैविंग चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी वुड एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज, ठीक है।
तो चार्ज देने का मतलब, गिरवी रखने का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो बैंक में मैंने एक मेरा वैकेंट लैंड को गिरवी रख के मान लो 5 लाख जो है बैंक से लोन ले लिया, ठीक है। अब मेरा वो लैंड का वैल्यू था मान लो 3 लाख, ठीक है, या फिर ज्यादा ही होता है एक्चुअली। 5 लाख का लोन लेंगे तो जो लैंड का वैल्यू होगा ना वो 5 लाख से ज्यादा होना चाहिए। मान लो उसका वैल्यू है मेरा 7 लाख, ठीक है। अब हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं बैंक को, तो बैंक क्या करेगा, वो वैकेंट लैंड जो है बेच के अपना पैसा रियलाइज कर लेगा। सेम तरीके से डिवेंचर होल्डर का चार्ज था प्लांट मशीनरी के ऊपर, मतलब अगर कंपनी फेलियर होती है तो प्लांट मशीनरी बेच के वो अपना ड्यूज रिकवर कर सकते हैं। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, हम लोग प्लांट मशीनरी बेच के अपना ड्यूज रिकवर कर रहे हैं। फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज, मार्केट में उस प्लांट मशीनरी का जितना भी क्यों ना वैल्यू मिले, उनको मतलब वो पूरा का पूरा अपना जो ड्यूज है वो क्लियर कर लेंगे बोल रहे हैं। मतलब वैसे तो कंपनी का लोन है 12 लाख का, ठीक है, और प्लांट मशीनरी है 9 लाख का। मतलब डिवेंचर होल्डर का तो 3 लाख का लॉस है, कंपनी का 3 लाख का बेनिफिट है, क्योंकि कंपनी ने लोन के अकॉर्डिंग लिया था 12 लाख और उनका प्लांट मशीनरी है 9 लाख का। तो इसका मतलब 3 लाख जो है डिवेंचर होल्डर बोल रहे ठीक है कोई बात नहीं, हम 9 लाख से ही काम चला लेंगे, ठीक है। तो ये जो है इसको फुल सेटलमेंट बोलते हैं। तो इसका एंट्री हम लोग का कैसे होगा, ये देखो। सेकेंड एंट्री हम लोग करें तो सबसे पहले 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट होगा। लोन जब लेते हैं तो क्रेडिट होता है, लोन जब चला जाएगा तो डेबिट हो जाएगा 12 लाख, ठीक है। अच्छा, बदले में क्या पैसा दे रहे हैं? नहीं, बदले में हम लोग अपना प्लांट मशीनरी दे रहे हैं। तो प्लांट मशीनरी वैसे तो डेबिट आइटम है क्योंकि एसेट है, तो प्लांट मशीनरी चला जाएगा कितने का, 9 लाख का, और इसमें कंपनी का बेनिफिट हुआ 9 लाख। जो बेनिफिट हुआ वो कैपिटल रिडक्शन बोल के दिखाएंगे, कैपिटल रिडक्शन। 12 लाख का लाइबिलिटी सेटल हुआ 9 लाख के बदले, यानी 3 लाख का बेनिफिट हो गया। तो यहां पर लिखेंगे बी सेटलमेंट ऑफ डिवेंचर बाय अलॉटमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी को अलॉट करके हम लोगों ने क्या किया, डिवेंचर को सेटल डाउन कर दिया, ठीक है। ये हम लोग का सेकंड स्कीम हो गया, ये फर्स्ट ये सेकंड एंट्री। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है कि इन्वेंट्री इक्वल टू 5 लाख इन बुक वैल्यू विल बी टेकन ओवर बाय ट्रेड पेबल इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। बोल रहा है कि जितना भी स्टॉक है उसमें से 5 लाख का स्टॉक जिसका बुक वैल्यू 5 लाख है, उतना स्टॉक कौन लेके चला जाएगा, ट्रेड पेबल यानी क्रेडिटर लेके चला जाएगा इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। देखते हैं क्रेडिटर को कितना पेमेंट करना था, तो फुल सेटलमेंट हो जाएगा। तो क्रेडिटर को पेमेंट करना था, यहाँ देखा जाए तो इधर है। अच्छा चलो, यहाँ नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, ऊपर दिखेगा हमें। ये देखो 5,92,000 देना है, ट्रेड पेबल फुल्ली सेटल डाउन हो जाएगा, बदले में क्या होगा, 5 लाख का जो है स्टॉक जाएगा, ठीक है। तो इसको एंट्री करते हैं। थर्ड एंट्री, ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है। ट्रेड पेबल कितना है, 5,92,000, 5,92,000, ठीक है। अच्छा, टू इन्वेंट्री, बदले में कैसे सेटल डाउन हो रहा है, हम लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे, हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से 5 लाख का इन्वेंट्री दे रहे हैं। तो बेनिफिट है इसमें भी, देखो 5,92,000 देना था, 5 लाख में वो मान रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग का प्रॉफिट है टू कैपिटल रिडक्शन 92,000 बीइंग सेटलमेंट ऑफ क्रेडिटर बाय गिविंग इन्वेंट्री। अब फोर्थ नंबर देखते हैं क्या एंट्री होना चाहिए। नेक्स्ट स्कीम क्या है इनका,
अच्छा, फिर बोल रहा है इन्वेस्टमेंट वैल्यू टू बी रिड्यूस टू मार्केट प्राइस। इन्वेस्टमेंट जो ये देखो 68,000 का है, उसे 55,000 में लेके जाना है, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, और क्या बोला है यहाँ पर, कंपनी वुड इशू 11% डिबेंचर फॉर 3 लाख एंड augment its working capital requirement after settlement of bankrupt। अच्छा, देखो इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू में जो रिड्यूस करके देना है, वो हम लोग का कैपिटल रिडक्शन के एंट्री में हम लोग लिख सकते हैं, या फिर अभी भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, चलो लिख देते हैं ऐसे, कैपिटल रिडक्शन टू इन्वेस्टमेंट। लॉस है ना हम लोग का, वैल्यू कम हो रहा है, कैपिटल रिडक्शन टू इन्वेस्टमेंट, लाइन बाय लाइन ही लिख देते हैं, टू इन्वेस्टमेंट। अच्छा, कितना मार्केट वैल्यू में लेके जाना है, मार्केट वैल्यू है 55,000, मतलब कितना कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा 13,000, ठीक है। 58 और 60, 55 और 68 का गैप, हाँ 13,000 हो रहा है, 68,000 माइनस 55,000, तो 13,000 हो रहा है। बीइंग इन्वेस्टमेंट रिड्यूस्ड टू मार्केट प्राइस, ठीक है, इन्वेस्टमेंट रिड्यूस कर दिया गया है मार्केट प्राइस तक। अच्छा, इसमें लॉस हुआ है 13,000 का। नेक्स्ट देखते हैं, कंपनी वुड इशू 11% डिवेंचर फॉर 3 लाख। कंपनी ने 3 लाख का डिवेंचर इशू किया है, तो डिवेंचर इशू का एंट्री क्या होगा, जैसे लोन का होता है, बैंक अकाउंट डेबिट, लोन लेने से पैसा आता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन लिखते हैं, लोन का नाम क्या है, डिवेंचर। कैसा डिवेंचर है, 11%, 3 लाख। बीइंग डिवेंचर इशूड, नेक्स्ट देखते हैं 6th नंबर। अच्छा, इसके बाद बोला है, अच्छा इसके साथ है, एंड ऑगमेंट इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आफ्टर सेटलमेंट ऑफ बैंकक्रप्ट। अच्छा, इससे इन्होंने क्या किया, डिवेंचर इशू किया, उससे जो भी पैसा आया उससे उन्होंने बैंक ओवरड्राफ्ट सेटल करने के बाद बाकी पैसे को वर्किंग कैपिटल में यूज करने का सोचा है, ठीक है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, सेटल करना पड़ेगा, बोल रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पर दिखेगा हम लोग को लाइबिलिटी में, करंट लाइबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट है 1,50,000, तो अगर सेटल हो जाएगा तो वो लाइबिलिटी है, तो क्रेडिट हो रखा है, डेबिट हो जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। मैंने इस तरीके से पीओडी लिख दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, पे करने के लिए बोला था, पे कर लेंगे, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट है सिर्फ 1,50,000 का, जबकि डिवेंचर इशू करके हमारे पास जमा हुआ है 3 लाख, ठीक है। बोला था इसी को यूज करने के लिए, तो आराम से यूज कर सकते हैं, तो बीइंग बीओडी पेड, ठीक है। बीओडी हम लोगों ने पे कर दिया, कहां से पे किया, ये जो डिवेंचर इशू किया उससे, और बाकी जो 1,50,000 बचा वो हम लोग के वर्किंग कैपिटल के काम आएगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है, ठीक है। उसका तो कोई एंट्री नहीं करना है, वो वर्किंग कैपिटल के काम आ जाएगा। फिर बोल रहा है कंपनी, ये लास्ट वाला देखो यहाँ पर, बस और तो कुछ नहीं, और कुछ नहीं बोला है। हाँ, अब हमें क्या करना है, अगर हम लोग का लॉस है किसी तरीके का और इंटेंजिबल एसेट है, वो क्वेश्चन हमें बोले या ना बोले हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ हम लोग का क्या है, लॉस है, लॉस है हम लोग का 4,05,000, तो ये हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लॉस को राइट ऑफ करेंगे, क्योंकि देखो एटलीस्ट इतना कैपिटल रिडक्शन से हमारे पास बनना चाहिए, ताकि हम लोग कम से कम जो है पीएल को तो डेबिट, मतलब पीएल को तो लॉस जो है उसको तो राइट ऑफ कर ही सके, ठीक है। तो पीएल कितना है हम लोग का, 4,05,000, तो ये हम लोग का राइट ऑफ होना चाहिए, अगर हमारे पास उतना है तो, ठीक है। तो उतना है कि नहीं चेक करके पहले देख लो, उतने अमाउंट का है कि नहीं, चेक करके देख लेते हैं। ये देखो कैपिटल रिडक्शन में कितना है, 1,80,000, ये देखो 1,80,000 क्रेडिट, हम यहाँ पर लिख के दिखा रहे हैं, फर्स्ट एंट्री में 1,80,000 क्रेडिट। अच्छा, नेक्स्ट एंट्री में 3 लाख अगेन क्रेडिट, 3 लाख जो है फिर से क्रेडिट हुआ। अच्छा, सेकेंड हो गया, थर्ड एंट्री में 92,000 फिर से क्रेडिट। अच्छा, अब ये 13,000 डेबिट लॉस हुआ था। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट तो बस ठीक है। अब चेक करते हैं हमारे पास कितना अवेलेबिलिटी है, 1,80,000 और 3 लाख,
4,80,000 प्लस 92,000, तो ये हो गया हम लोग का 5,72,000 माइनस 13,000, तो ये 5,59,000, 5,59,000 क्रेडिट। ठीक है, 5,59,000 क्रेडिट हो रहा है, इतना हमारा क्रेडिट में पड़ा हुआ है। उसमें से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसमें से हम लोग यहाँ पर जो है यूज करेंगे 4,05,000 को पे ऑफ करने के लिए, और यहाँ पर लिख देते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट बोल के, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। कितना यूज करना पड़ेगा यहाँ पर, ये जितना क्रेडिट हुआ है वो पूरा यूटिलाइज करेंगे, तो यहाँ पर उतने से डेबिट कर देंगे। ठीक है, अब उसमें से पीएल में चला गया 4,05,000, बचा कितना 1,54,000, ये हमारा कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा 1,54,000। ठीक है, तो जितना हम लोग का कैपिटल रिडक्शन में प्रॉफिट हुआ 5,59,000 प्रॉफिट अमाउंट आया, उसको यूज करना है पीएल के डेबिट बैलेंस को राइट ऑफ करने के लिए। क्वेश्चन में हमें बोले या ना बोले, और साथ ही साथ जो बच जाएगा उसे हम लोग कैपिटल रिजर्व में दिखा देंगे। अच्छा, यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट था लेकिन उसे राइट ऑफ, अच्छा इंटेंजिबल एसेट का क्या है ना, अगर बोलेगा तो ही राइट ऑफ होगा, नहीं तो नहीं राइट ऑफ करना है। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट का बोलेगा तो ही होगा, क्वेश्चन बोले या ना बोले सिर्फ हम लोग का ये राइट ऑफ होना चाहिए, पीएल का जो डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, बाकी अगर हमें कुछ बोलेगा तो ही राइट ऑफ होगा, अदरवाइज राइट ऑफ करने का जरूरत नहीं है। अब हम लोग इसमें नरेशन लिख देते हैं, बी लॉस राइट ऑफ एंड बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अच्छा, इसके बाद हम लोग को बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। देखो बैलेंस शीट भी बोला है प्रिपेयर कैपिटल, अच्छा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो अभी हमें प्रिपेयर करके देना ही पड़ेगा। ठीक है, हम बना के दिखा देते हैं। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी हमें बनाने के लिए बोला है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं कैपिटल रिडक्शन। एंट्री देख के पोस्ट करने से ही होगा। ये देखो 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर टू कैपिटल रिडक्शन, तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगा, ये ऐसा एंट्री है कंबाइंड एंट्री, तो हमारा कैपिटल रिडक्शन जो है वही वाला पोर्शन पोस्ट होगा। तो बाई 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये वैल्यू नहीं लिखना है, ये लिखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू ये दोनों के एडिशन से आया है, तो एंट्री को स्प्लिट करने से एक एंट्री 1,80,000 से होगा, एक 4,20,000 से होगा। हमें 1,80,000 वाला पोस्ट करना है, बाई 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,80,000, बाई साइड में बाई 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,80,000, पहला एंट्री हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं 9% डिवेंचर टू प्लांट मशीनरी टू कैपिटल रिडक्शन, तो 9% ये इसमें भी ऐसे एंट्री है, 9% टू प्लांट मशीनरी, 9% टू कैपिटल रिडक्शन, तो हमें कौन सा पोस्ट करना है, 9% टू कैपिटल रिडक्शन। तो 9% डिवेंचर टू कैपिटल रिडक्शन हम लोग लिखेंगे बाई 9% डिवेंचर 3 लाख से एंट्री होगा। अच्छा, और देखते हैं और क्या है। इसके बाद ट्रेड पेबल टू इन्वेंट्री टू कैपिटल रिडक्शन, ये भी सेम ऐसे ट्रेड पेबल टू इन्वेंट्री, ट्रेड पेबल टू कैपिटल रिडक्शन, तो हम लोग को तो कैपिटल रिडक्शन वाले लेजर में एंट्री करना है, तो बाई ट्रेड पेबल वैल्यू हो जाएगा 92,000, बाई ट्रेड पेबल 92,000। अच्छा, और आगे देखते हैं कैपिटल रिडक्शन टू इन्वेस्टमेंट, ये तो सीधा है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, पोस्ट कर दो टू इन्वेस्टमेंट बोल के 13,000। बैंक टू 11% डिवेंचर ये नहीं होगा, बीओडी टू बैंक, फिर यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन टू पीएल, कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटल रिजर्व, ये दोनों ही हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कर लेते कैपिटल रिडक्शन टू पीएल 4,05,000, टू पीएल 4,05,000
5,000, ठीक है। एक्चुअली यहाँ तक ही लिखना पड़ता है, ये तो हम लोग का बैलेंस करके आ रहा है, ठीक है। ये देखो अभी टोटल करने से पता चलेगा 5,59,000 कैसे आता है। तो वही हम बोल रहे थे, अगर चाहो तो इसका तुम लोग लेजर भी बना सकते हो, जैसे यहाँ हमें क्वेश्चन में बोला ही था, इसीलिए मैंने बना दिया। 4,80,000 प्लस 92,000, 5,72,000 का जो है प्रॉफिट हुआ था और 13,000 का लॉस हुआ था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में, और 4,05,000 का लॉस हुआ था, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग का 1,54,000 बच गया, बैलेंस बच गया, ठीक है। अच्छा, इस बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर करना है, क्योंकि ये प्रॉफिट है तो ये रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है तो पीएल लिख दोगे, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, मतलब कैपिटल नेचर का है, इसीलिए इसे लिखा जाता है कैपिटल रिजर्व, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर बोल के यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो लेजर बैलेंस करके अगर ये आया तो एंट्री कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटल रिजर्व जो मैंने वहां लिखा है, इसके आगे भी क्वेश्चन में क्या है, इस तरीके से लेजर बनता है। अब मान लो कि इधर भी 5,72,000 लॉस भी 5,72,000, तो कुछ भी नहीं बचेगा। अगर बच रहा है तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, ठीक है। इस तरीके से करना पड़ेगा। अब ये तो हम लोग का बोला था प्रिपेयर करने के लिए, बन गया। अब हम लोग को इसका बैलेंस शीट भी शायद बनाना है, देख लेते हैं। प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बैलेंस शीट आफ्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, हाँ बैलेंस शीट भी हमें प्रिपेयर करने बोला है, तो यहाँ पर लिखते हैं बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड एंड रिड्यूस as at 31st of March 2001 था शायद, चेक कर लेते हैं। हाँ 31st March 2001। अमाउंट, नोट्स टू अकाउंट्स, अमाउंट, नोट नंबर, पर्टिकुलर्स, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, जैसा बैलेंस शीट अगर बना हुआ हमें मिल जाए तो आसानी से कर पाओगे, ठीक है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, फिर उसमें शेयर होल्डर्स फंड, सबसे पहले आता है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। इसके अंदर आएगा पॉइंट ए शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। पॉइंट बी रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, यहाँ पर अमाउंट, और मैंने और लाइन ड्रॉ नहीं किया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद और क्या आना चाहिए, नॉन करेंट लाइबिलिटी। सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे नॉन करेंट लाइबिलिटी। नॉन करेंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये हो जाएगा नोट नंबर 3। अच्छा, इसके बाद करेंट लाइबिलिटी। अच्छा, करंट लाइबिलिटी में एक चीज देखो, ट्रेड पेबल पूरा पूरा सेटल डाउन था हम लोग का, ये देखो एंट्री किया था ना थोड़ी देर पहले ही तो किया, देखो स्कीम याद है, ट्रेड पेबल पूरा पूरा आउट हो जाएगा और बैंक ओवरड्राफ्ट भी पूरा पे ऑफ कर दिया। इसका मतलब यहाँ पर करंट लाइबिलिटी और कुछ बचा ही नहीं है, ट्रेड पेबल खत्म, बैंक ओवरड्राफ्ट भी हम लोगों ने खत्म कर दिया, तो फिर करंट लाइबिलिटी का हेड बनाने का तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देखो एसेट, एसेट लिख लेते हैं, नॉन करेंट एसेट में पीपीई, ये इतना तक ही रहेगा। यहाँ हेड हो जाएगा एसेट का, एसेट, नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट में पहला है पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पूरा लिख लोगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट ये भी रह रहा है, ये 4th नंबर, ये 5th नंबर, इंटेंजिबल एसेट।
अच्छा, फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट ये भी रहेगा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के बाद बस कंप्लीट यहाँ करेंट एसेट स्टार्ट होगा नेक्स्ट। करेंट एसेट में इन्वेंट्री ये रहेगा, कुछ यूज हुआ है 5 लाख बाकी तो है, तो इन्वेंट्री नोट नंबर 7। अच्छा, इसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ट्रेड रिसीवेबल में तो कोई चेंजेस नहीं है, तो इसका नोट बनाने का जरूरत नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल जितना है उतना ही लिख देते हैं, 14,39,000, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और नेक्स्ट लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसका नोट बनेगा। ठीक है, अब टोटल करने से दोनों साइड मैच हो जाना चाहिए। अब हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं एक एक करके। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। अच्छा, देखते हैं शेयर कैपिटल में। देखो प्रेफरेंस तो पूरा पूरा हट गया, सिर्फ इक्विटी है, इक्विटी में कोई चेंजेस नहीं बोला था, तो इक्विटी जैसा था वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ऑथराइज्ड को अगर अलग से नहीं भी दिखाओ तो ऐसे लिख सकते हो, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। तो एक ही बात हो जाएगा, एक ही साथ सारा चीज एक ही आइटम, मतलब एक ही डेटा है ना, तो फिर हम लोग कॉमा कॉमा देके लिख सकते हैं। सब्सक्राइब्ड, पेड अप, subscribed, called up and paid up, called up and paid up शेयर कैपिटल। ठीक है, तो कितना है, जितना यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि कुछ भी चेंजेस इसमें नहीं हुआ है। 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each, 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 लाख। ठीक है, ये हो गया हम लोग का 20 लाख, यहाँ पर लिखेंगे। अच्छा, फिर रिजर्व सरप्लस, नोट नंबर 2 रिजर्व सरप्लस। नोट नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा, रिजर्व सरप्लस में इनके पास तो पहले से रिजर्व में सिर्फ डेबिट बैलेंस था पीएल का, जो हम लोगों ने राइट ऑफ कर दिया, कैपिटल रिजर्व बना है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से जो प्रॉफिट बच गया उससे हम लोगों ने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया था रूल्स के अकॉर्डिंग, तो ये रिजर्व बन जाएगा। कितना है, 1,54,000, 1,54,000, यहाँ पर लिख देंगे 1,54,000। इसके बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग, नोट नंबर 3, लॉन्ग टर्म बोरिंग। अच्छा, लॉन्ग टर्म बोरिंग में पहले से क्या था, पहले इनके पास था 9% डिवेंचर, और जो स्कीम है उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, 9%। ये देखो डिवेंचर जो था वो तो पूरा ही प्लांट मशीनरी के बदले चला गया, मतलब ये तो बच नहीं रहा है। फिर भी मैंने डिवेंचर इसीलिए करवाया क्योंकि नया इन्होंने 11% डिवेंचर इशू किया हुआ था, तो यहाँ पर लिखेंगे 11% डिवेंचर। अच्छा, कितना इशू हुआ है, एक तो कैश के लिए इशू किया है इन्होंने, ये देखो यहाँ पर ये देखो 11% डिवेंचर का, यहाँ पर देखो एक तो प्रेफरेंस शेयर के बदले किया है 4,20,000 का, और एक यहाँ पर जो है 4,20,000, और यहाँ पर एक डिवेंचर इशू किया है 3 लाख का, तो 4,20,000 प्लस 3 लाख, 4,20,000 प्लस 3 लाख।
7,20,000। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिवेंचर 7,20,000। अब ऐड करके देखते हैं कितना हो रहा है। 20 लाख और ये 7 और 8 और 8,64,000, 28,64,000, 74, 28 लाख, हाँ 28,74,000। ठीक है। अच्छा पीपीई नोट नंबर 4। पीपीई, अच्छा पीपी का प्लांट एंड मशीनरी तो चला गया क्योंकि वो सेटल डाउन पूरा हो गया है डिवेंचर को सेटल करते हुए। ये देखो डिवेंचर वाले का चार्ज था प्लांट मशीनरी के ऊपर, तो वो लोग पूरा का पूरा प्लांट मशीनरी लेके चले गए। ये देखो पूरा का पूरा प्लांट मशीनरी ले गए 9 लाख का, तो वो नहीं रहेगा। फर्नीचर फिक्सचर रहेगा 2,50,000। और कुछ आइटम है तो रहेगा नहीं, और कुछ नहीं है, सिर्फ फर्नीचर फिक्सचर 2,50,000। वही हमें यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। पीपी में बच रहा है फर्नीचर फिक्सचर। $2,50,000 यहाँ पर लिख देंगे। अच्छा फिर इंटेंजिबल एसेट 5th नंबर, नोट नंबर 5। इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल में था पेटेंट एंड कॉपीराइट। पेटेंट एंड कॉपीराइट 70,000। पेटेंट एंड कॉपीराइट। अच्छा नेक्स्ट है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नोट नंबर 6। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। अच्छा इसमें क्या चेंजेस बोला था? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को हमें मार्केट वैल्यू में लेके जाना था, 13,000 कम हुआ था। तो यहाँ पर लिखते हैं इन्वेस्टमेंट, ब्रैकेट में लिख देते हैं बुक वैल्यू 68,000 लेस एडजस्टमेंट अंडर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। मार्केट वैल्यू बोला है 55,000। एडजस्टमेंट अंडर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम राइट डाउन टू मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू में राइट डाउन किया गया है। तो कितना कम कर दिया गया है? एक्चुअली मार्केट वैल्यू हम लोग का 55,000 है, उसमें हमें दिखाना पड़ेगा। और जो वैल्यू डाउन हुआ है वो कितना है? वो है हम लोग का यहाँ पर 13,000। ठीक है 13,000 से कम कर दिया गया। अभी इन्वेस्टमेंट दिखेगा हम लोग का 55,000 का, तो वही हम लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू। रिड्यूस्ड वैल्यू तो हम लोगों ने लिख लिया है एंट्री में। यहाँ पर अभी पूछेगा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है, तो 55,000। अच्छा फिर इन्वेंट्री 7th नंबर। इन्वेंट्री, अच्छा इन्वेंट्री कितना था? इन्वेंट्री का बुक वैल्यू था, इसमें से 5 लाख का इन्वेंट्री लेके गया है। इन्वेंट्री 14 लाख का था। ठीक है टोटल यहाँ पर लिखते हैं बुक वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री 14 लाख लेस कर देंगे। अच्छा किस चीज में इन्वेंट्री का यूज हुआ है? यहाँ पर एंट्री से ही पता चल जाएगा। इन्वेंट्री का यूज हुआ है यहाँ पर
ट्रेड पेबल को सेटल डाउन करने के लिए 5 लाख का, तो यहाँ पर लिखेंगे एडजस्टमेंट अंडर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम टू सेटल क्रेडिटर 5 लाख। 5 लाख ये माइनस करने से हम लोग का आ जाएगा 14 लाख से 5 लाख, देखते हैं कितना होगा। 9 लाख वैल्यू आ रहा है, 9 लाख। और नोट नंबर 8 लास्ट नोट, सही ये लिख लेते हैं 9 लाख। नोट नंबर 8 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अच्छा, इसमें आ जाएगा कैश एट बैंक। इसमें दो चीज आता है, कैश एट बैंक आता है, कैश इन हैंड आता है। ठीक है, तो यहाँ पर कैश एट बैंक ही आएगा, कंपनी है। वैसे हमें कुछ बोला नहीं था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहाँ पर नोट्स नहीं बना हुआ था कि हम लोग डिटेल्स देख के लिख ले, लेकिन डेटा है। ओपनिंग हम लोग के पास था 10,000। ठीक है, ओपनिंग वैल्यू था 10,000, लिख लेते हैं ओपनिंग बैलेंस 10,000। अब इसमें क्या एडलेस हुआ वो तो हमें एंट्री ही बता सकता है, तो एंट्री देखते हैं। सबसे पहला एंट्री, यहाँ कुछ कैश बैंक नहीं है, यहाँ भी नहीं है, सेकंड वाले में, थर्ड में नहीं है, फोर्थ, फिफ्थ में है। इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर इशू करके 3 लाख मिला और बीओडी 1.5 लाख का पे हो गया, बस ये दोनों ही है। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर 3 लाख, लेस कर देंगे बीओडी पे, बीओडी पेड 1,50,000। अच्छा, तो इसका मतलब 3 लाख से 1,50,000 पे हो गया, बचा 1,50,000 और पहले से 10,000 यानी 1,60,000। आउटर कॉलम में 1,60,000। तो ये लिखने के बाद टोटल करके देखना होगा दोनों साइड मैच हुआ या नहीं। 1,60,000 देखते हैं कितना हो रहा है। 2,50,000 प्लस 70 प्लस 55 प्लस 9 लाख प्लस 1439 प्लस 1,60,000 51,20,000। हाँ, इतना ज्यादा हो गया, कुछ तो गलत कर दिया मैंने। 28,74,000 होना चाहिए। अच्छा, 2,50,000 प्लस 70 55 प्लस 9 लाख प्लस 14,39 प्लस 1,60,000 28,74,000 28,74,000 28,74,000 मैच हुआ। ठीक है, तो ये आसान था, बल्कि इसके पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था वो टफ था, लेकिन ये क्वेश्चन जो है आसानी था कि इसमें ज्यादा कुछ बोला नहीं उतना। ठीक है, जो भी स्कीम दिया था काफी आसान आसान स्कीम था, तो ये भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर जो इलास्ट्रेशन 7 है, ये हम लोग का सरेंडर ऑफ शेयर्स के ऊपर है, और इसका स्कीम भी काफी बड़ा है। ठीक है, जी तक है, मतलब ए से लेके जी काफी सारा स्कीम है, तो ये तो कंप्लीट करने में टाइम लगेगा। अभी हम लोग एक दूसरा छोटा क्वेश्चन लेते हैं जो हम लोग इजीली कंप्लीट कर पाएंगे, यही लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मतलब इलास्ट्रेशन जो है वही यही वाला लास्ट है। ठीक है,
इसके बाद हम लोग का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ जाएगा। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम लोग ये वाला क्वेश्चन पहले करते हैं, ठीक है, ये वाला 8th नंबर, क्योंकि बाकी क्वेश्चन जो है ये हम लोग का एमसीक्यू है, ये भी देख लेंगे, ठीक है, बाद में। तो वो बड़ा वाला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी ये वाला देखते हैं। यहाँ पर जो हम लोगों ने स्कीम देखा था, ऐसा ही मतलब प्रैक्टिस के लिए काम आएगा। पार्थ लिमिटेड had laid down the following terms upon the sanction of the reconstruction play by the court, ठीक है। तो कोर्ट ने जो है सैंक्शन कर दिया है, क्योंकि मैंने पहले बताया था तुम लोग को जब ये चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि कोर्ट को मतलब कोर्ट से परमिशन वगैरह लेना पड़ता है, ठीक है। तो कोर्ट ने जो है स्कीम सैंक्शन कर दिया है। और यहाँ पर क्या बोला है देखो, फर्नीचर fixture which stood at books at 1,50,000 to be written down to 95,000। बोल रहा है फर्नीचर फिक्सचर का वैल्यू 95,000 से कम कर दो, तो लॉस होगा, क्योंकि हम लोग अपने एसेट को कम कर रहे हैं, तो लॉस है, ठीक है। फिर बोल रहा है फ्री होल्ड प्रीमाइसेस व्हिच वाज वैल्यूड एट 7 लाख शोड एन एप्रिसिएशन ऑफ 55,000। अच्छा, फ्री होल्ड वैल्यू जो कि 7 लाख का है, उसे हमें 55,000 से एप्रिसिएशन करना है, मतलब इंक्रीज करना है, तो इसमें हम लोग का प्रॉफिट होगा। प्लांट एंड मशीनरी शोड ए फॉल इन वैल्यू 89,000 टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इन्वेस्टमेंट 2 लाख वाज ब्रॉट डाउन टू एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू 1,05,000। इन्वेस्टमेंट को कम कर देना है। प्लांट एंड मशीनरी शोड फॉल इन वैल्यू, प्लांट एंड मशीनरी को 89,000 कम कर दिया गया है, ठीक है। दिख रहा है कि वैल्यू इतने से कम किया है, हमें बैलेंस शीट नहीं दिया है, लेकिन लैंग्वेज पढ़ के तुम लोग समझ सकते हैं कि क्या बोल रहा है। डिवेंचर होल्डर एक्सेप्ट टू रिसीव द फॉलोइंग इन ल्यू ऑफ देयर प्रेजेंट 9% डिवेंचर ऑफ 2,50,000। कंपनी ने 2,50,000 का डिवेंचर इशू कर रखा था और वो 9% इंटरेस्ट देने का बात था। अब सेटल डाउन कैसे किया जा रहा है, 1/5 ऑफ द टोटल पेड इन कैश टू देम। जितना उन्हें पे करना है 2,50,000, उसका 1/5 कैश में देंगे, और बाकी बोल रहे हैं टू टेक ओवर द लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ वैल्यू 72,000। बाकी अगर 1/5 जो है इनको कैश दे रहा है, तो बाकी बचता है 2/5। 1 माइनस 1/5 करने से 2/5 बचता है। ये 2/5 जितना भी हो रहा है क्यों ना, उसके बदले ये लैंड एंड बिल्डिंग दिया जाएगा। 2/5 कितना होगा, 2/5 हो जाएगा यहाँ पर इंटू 2/5 करते हैं 2,50,000 का, तो 1 लाख होगा, ठीक है। 1 लाख पेमेंट करना था, उसके बदले 72,000 का जो है लैंड एंड बिल्डिंग जो है इनको दिया जा रहा है, और इनको पूरा सेटल कर दिया जा रहा है। वो एक्सेप्ट करे इस बात का, ठीक है। तो इसमें हम लोग का प्रॉफिट है, 1 लाख की जगह 72,000 से मान रहे। टू फॉरगो द रिमेनिंग अनपेड पोर्शन एज ए पॉलिसी ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन। अच्छा, बाकी फॉरगो करने के लिए बोल रहा है जो अनपेड रह रहा है एज ए पॉलिसी ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। अच्छा, राइट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस इतना राइट ऑफ करना है 70,000 which had been accumulated over the years. In case of any shortfall, the balance of the general reserve of 1,50,000 can be utilized to write off the losses under the reconstruction scheme. मतलब ये जो 70,000 का पीएल को राइट ऑफ करना है, उसके लिए हमें सफिशिएंट कैपिटल रिडक्शन में प्रॉफिट चाहिए। अगर हमारा प्रॉफिट कम पड़ रहा है तो बोल रहा है कि जनरल रिजर्व में 1,50,000 है, उसे यूटिलाइज करो, ऐसा बोला है। सो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एज पार्ट ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस कंसीडरिंग दैट बैलेंस इन जनरल रिजर्व यूटिलाइज टू राइट ऑफ द लॉसेस एज पर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ एंट्री करने बोला है, बैलेंस शीट वगैरह बोला नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट का तो डेटा ही नहीं दिया, तो हम लोग बैलेंस शीट बनाए तो बनाए कैसे, ठीक है। किसी तरीके से ही हमें डेटा नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8। जर्नल एंट्रीज मैंने शॉर्ट में लिखा है J/E इन द बुक्स ऑफ पार्थ लिमिटेड। फर्स्ट एंट्री यहाँ पर सबसे पहले बोला है फर्नीचर फिक्सचर्स का वैल्यू हमें, फर्नीचर फिक्सचर जो 1,50,000 में दिख रहा है उसे 95,000 तक लेके जाना है, रिटर्न डाउन टू। तो कितने से कम करना है, 1,50,000 माइनस 95। फर्नीचर फिक्सचर एसेट होता है, कम हो जाएगा तो डेबिट क्रेडिट करना पड़ेगा, डेबिट होता है एसेट होता है, इसीलिए फर्नीचर एंड फिक्सचर। अच्छा, इसका वैल्यू हम यहाँ पर माइनस करके दिखा देते हैं, 1,50,000 माइनस 95,000। ये समझने के लिए, एग्जाम में ये माइनस करके दिखाना नेसेसरी नहीं होगा, ठीक है, समझने के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 55,000।
अच्छा, फिर बोला है फ्री होल्ड प्रीमाइसेस जो कि 7 लाख का दिख रहा है उसे 55,000 से इंक्रीज करना है, तो इसका वैल्यू बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा जगह रख देते हैं और यहाँ पर सेकेंड नंबर पॉइंट में लिखते हैं फ्री होल्ड प्रीमाइसेस को बढ़ाने के लिए बोला है। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट कितने से बढ़ाने के लिए बोला है? 55,000 से। ठीक है, अच्छा ये पहले स्कीम का 2 पॉइंट लिख लिया। प्लांट मशीनरी को कम करना है 89,000 टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी को हमें फॉलिंग वैल्यू ऑफ 89,000 नहीं करना है। एक्चुअली प्लांट एंड मशीनरी जो है उसका वैल्यू फॉल किया है, मतलब गिर चुका है कितने से? 89,000 से। तो जितने से गिरेगा उतने से ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उतने से कम होगा तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए मैंने जगह रख दिया था। ठीक है, टू प्लांट, अगर तुम लोग जगह नहीं रखते हो तो बार बार लिखना पड़ेगा। कैपिटल रिडक्शन टू फर्नीचर फिक्सचर, फिर कैपिटल रिडक्शन टू प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर जगह रखा है। तो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना था, कितना तक लेके जाना है, ये हमें नहीं बोला है। जैसे इसमें क्या बोला था, इस क्वेश्चन को करवाने का एक ही रीजन है, देखो क्योंकि यहाँ पर हमें अलग अलग तरीके से लैंग्वेज दिया। जैसे फर्नीचर फिक्सचर का ये वैल्यू था, इतने तक चला गया, मतलब इतना कम हुआ। प्लांट मशीनरी का ना तो हमें बुक वैल्यू बोला, ना तो कितने में वैल्यू गया है वो बोला, डायरेक्ट यही बोल दिया कि कितने से फॉल हुआ है, 89,000 से। तो यहाँ पर हमें एंट्री 89,000 से करना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर बोला है कि इन्वेस्टमेंट 2 लाख का था, वाज ब्रॉट डाउन टू द एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू, और उसको मार्केट वैल्यू में लेके जाया गया जो कि है 1,05,000। तो कितने से कम हुआ, माइनस करने से ही पता चलेगा। तो टू इन्वेस्टमेंट इसका बुक वैल्यू था 2 लाख और इसका मार्केट वैल्यू तक इसे ले जाया गया, तो 1,05,000 तक इसका वैल्यू पहुंच चुका है। मतलब ये कितने से कम हुआ, 2 लाख माइनस 1 लाख करने से तो 1 लाख में 5,000 कम, यानी 95,000 हो गया इसका वैल्यू। ठीक है, अच्छा इसके बाद तो डिवेंचर वगैरह का सेटलमेंट है, तो हम लोग यहाँ पर अब लिख सकते हैं कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, और मुझे नहीं लगता है एसेट को कुछ कम ज्यादा किया गया है, तो यहाँ पर अब लिख के कंप्लीट करते हैं। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कितना हो रहा है? 55, 89, 55, 89 और 95। तो ये हो गया हम लोग का 2,39,000। नैरेशन लिखना पड़ेगा, बीइंग रिटर्न ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स। ठीक है, और ये फ्री होल्ड प्रीमाइसेस टू कैपिटल रिडक्शन, टू कैपिटल रिडक्शन। किसी भी एक लैंग्वेज को यूज करना है, अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी लिखोगे तो भी सही है, लेकिन कोई भी एक लैंग्वेज ही हमें यूज करना चाहिए। बीइंग increase the value of freehold premises। हो गया, ठीक है। इसका करने का एक ही रीजन है, देखो तुम लोग का लेकिन ऐसा बड़ा क्वेश्चन ही आएगा जिसमें बैलेंस शीट वगैरह बोलेगा, चांसेस कम ही होता है कि हमें ऐसा छोटा क्वेश्चन दे दे। ठीक है, फिर भी अभी तो जो है सिस्टम अलग हुआ है, क्वेश्चन पैटर्न अलग होगा क्योंकि न्यू सिलेबस के अंडर, तो छोटा क्वेश्चन में भी आ सकता है, देखना पड़ेगा। अभी यहाँ पर देखो हम लोग का ये सब जो है हमें नए क्वेश्चन में एडिशन करके दे सकता है, ये इस तरीके का स्कीम। तो हमें ये ध्यान रखना है कि वैल्यू हम लोग को एंट्री हमेशा उतने से करना चाहिए जितने से वैल्यू कम हुआ है या जितने से वैल्यू बढ़ रहा है। तो उसका लैंग्वेज का ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी कभी ना हम लोगों से गलती हो जाता है कि हम लोग 95,000 से एंट्री कर दिए, तब नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, जितने से वैल्यू अप या डाउन हो रहा है उतने से ही एंट्री करना होगा। अच्छा, अब डिवेंचर वाले ने क्या किया है, डिवेंचर वाले का 9% डिवेंचर था जिसमें से 1/5 वो कैश ले रहे हैं, बाकी के लिए लैंड एंड बिल्डिंग ले रहे हैं, और बाकी जो है बेनिफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं डिवेंचर खत्म हो जाएगा, डिवेंचर लाइबिलिटी है तो खत्म होने से डेबिट होगा क्योंकि क्रेडिट बन के था। 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू बैंक, जितना पे कर रहे हैं वो टू बैंक या कैश होगा। अच्छा, कितना पेमेंट कर रहे हैं? 1/5, तो 2,50,000 का 1/5 पे कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन बोला है इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। तो 50,000 हम लोग पेमेंट कर रहे हैं इनको। ठीक है, अच्छा और बाकी
टू टेक ओवर द लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा, अब बोल रहा है कि टू टेक ओवर द लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू ऑफ 72,000, तो लैंड बिल्डिंग 72,000 का चला जाएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, 72,000। अच्छा, क्या इनको और भी कुछ हमें देना चाहिए? देखो इनको हमें देना था 2,50,000, जिसमें से हम लोगों ने 50,000 कैश दे दिया, अभी भी 2 लाख का लोन था, और 72,000 का लैंड बिल्डिंग दे दिया, बचा कितना? 1,28,000। अब इसको क्या करेंगे? ये जो है बोला हुआ है, ये देखो, ये BC पॉइंट में बोला है टू फॉरगो द रिमेनिंग अनपेड पोर्शन, जो अनपेड है 1,28,000, ये लोग फॉरगो कर रहे हैं, मतलब छोड़ दे रहे, भूल जा रहे हैं, मतलब और नहीं मांगेंगे एज ए पॉलिसी ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, तो इतने का प्रॉफिट है, तो यहां पर लिखेंगे टू कैपिटल रिडक्शन। $1,28,000 being the debenture holder claim settled। डिवेंचर होल्डर का जितना भी क्लेम था वो पूरा का पूरा हम लोगों ने सेटल डाउन कर लिया। ये हम लोग आज जो मतलब सेकंड क्वेश्चन किए थे, पहला क्वेश्चन हम लोग का प्रीवियस क्वेश्चन का ही बैलेंस शीट था, उसमें भी हम लोगों ने ऐसे एक प्रेफरेंस शेयर वाला देखा था कि 70% वेब्ड है और 30% जो है उसके लिए क्या इक्विटी शेयर ऐसा कुछ इशू किया गया था, तो बाकी जो वेब्ड हो गया वही हम लोग का क्या हो जाएगा, कैपिटल रिडक्शन, सेम वही वाला चीज। ये देखो यहाँ पर, एक सेकेंड इसको हटा देते हैं क्योंकि ये तो हम लोगों ने कर ही लिया, दिखाते हैं। ये देखो 70% डिबेंचर इशू किया गया, बाकी 30% वेब्ड हो गया, जो वेब्ड हो गया वही हम लोग का प्रॉफिट है। तो यहाँ पर भी वही कुछ अमाउंट का पेमेंट, कुछ के बदले लैंड एंड बिल्डिंग, और बाकी जो है प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर को और पे नहीं करना पड़ेगा, तो ये हम लोग का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट यहाँ पर राइट ऑफ द PL अकाउंट डेबिट बैलेंस ऑफ 70,000, हमें PL का 70,000 राइट ऑफ करना है, लेकिन चेक तो करना पड़ेगा कि हम लोग के पास जो है 70,000 राइट ऑफ करने के लिए उतना कैपिटल रिडक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो अगर नहीं है तो जनरल रिजर्व यूज करने बोला है, तो PL का डेबिट बैलेंस है, राइट ऑफ करेंगे तो वो क्रेडिट हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पर कर दिया टू PL 70,000। देखते हैं कैपिटल रिडक्शन से कितना आया है। 2,39,000 का तो लॉस है, डेबिट है, तुम लोग चाहो तो मतलब इसका अकाउंट भी बना सकते हो, लेजर, ठीक है। अच्छा, 55,000 का हम लोग का प्रॉफिट हुआ है, क्रेडिट बैलेंस, और अगेन 1,28,000 का हम लोग का क्रेडिट हुआ है, ठीक है। देखते हैं 1,28,000 प्लस 55,000, 1,83,000 का हम लोग का क्रेडिट बैलेंस है, जबकि डेबिट बैलेंस ज्यादा है 2,39,000, ठीक है। तो हम लोग का 56,000 जो है ये तो हम लोग का ऐसे ही नेगेटिव आ रहा है, मतलब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को जब हम लोग मतलब सेटल डाउन कर रहे हैं तो हमारा 56, देखो हम यहाँ पर तुम लोग को शॉर्टकट में लेजर भी करके दिखाते हैं, अभी पूरा करने में टाइम लगेगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कैपिटल रिडक्शन तुम लोग को लिखना पड़ेगा टू फर्नीचर फिक्सचर, कितना लिखेंगे 55,000, टू प्लांट एंड मशीनरी कितना लिखेंगे 89,000, टू इन्वेस्टमेंट कितना लिखना पड़ेगा 95,000, ये पोस्टिंग बता रहे हैं। फिर फ्री होल्ड प्रीमाइसेस टू कैपिटल रिडक्शन, तो बाई फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 55,000, ठीक है। अच्छा, और इधर हो जाएगा हम लोग का बाई 9% डिवेंचर, ठीक है, 1,28,000। अच्छा, अब इधर हम लोग का कम आ रहा है, इधर ज्यादा आ रहा है, देख लो 55,89 प्लस 95, 2,39,000 आ रहा है, ठीक है। बैलेंस इधर आ जा रहा है -128 -55, तो यहाँ पर आ रहा है 56,000, तो क्रेडिट बैलेंस तो नहीं आ रहा है, ठीक है, डेबिट बैलेंस आ रहा है, मतलब लॉस आ रहा है, ठीक है। अब अगर हमारा लॉस ही है इतने का 56,000 का, तो हम लोग इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते इसको राइट ऑफ करने के लिए, बल्कि से राइट ऑफ करने जा रहे हैं तो हम लोग का और भी लॉस हो रहा है, तो कितना लॉस हो रहा है, कैपिटल रिडक्शन बोल के यहाँ पर लिखेंगे अकाउंट डेबिट हम लोग का हो जाएगा 70,000, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे बीइंग लॉस राइट ऑफ, बीइंग लॉस रिटर्न ऑफ। अच्छा, अब हमें यहाँ पर बोला था, देखो राइट ऑफ बोला था, और फिर यहाँ पर एक पॉइंट बोला था द बैलेंस ऑफ द
ये देखो, इन केस ऑफ एनी शॉर्टफॉल द बैलेंस ऑफ द जनरल रिजर्व 1,50,000 कैन बी यूटिलाइज टू राइट ऑफ द लॉसेस अंडर द रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। तो हम लोगों को 1,50,000 का जनरल रिजर्व यूज करने मिलेगा अगर हम लोग का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में लॉस हो रहा है। लॉस तो हो रहा है, हमारा पहले ही 56,000 का लॉस था, ठीक है, और अभी और 70,000 का लॉस हो गया, टोटल 126,000 का लॉस हो गया, ठीक है। मतलब इस एंट्री को हम लोग कैसे लिखेंगे, ये जो 56,000 बच रहा है ना, इसके पहले तो यहाँ पर हमें और भी लिखना पड़ेगा, यहाँ 2PL बोल के और भी आ जाएगा, कितना 70,000, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का लॉस बढ़ के हो जाता है 1,26,000। ये देखो 1,26,000, इसको क्लोज कैसे करोगे, इसको देखो इधर बैलेंस करने से 1,26,000 आएगा, इसको क्लोज हम लोग करेंगे बाय जनरल रिजर्व बोल के। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला है कि जनरल रिजर्व को यूज करो 1,50,000 को किसी भी लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए। तो यहाँ पर 5th नंबर में हम लोग लिखेंगे जनरल रिजर्व का यूज कर रहे हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना यूज करें, जितना लॉस बच रहा है 1,26,000, 1,26,000 टू कैपिटल रिडक्शन। $1,26,000 being the balance in general reserve utilized to write off loss as per scheme, as per scheme of reconstruction। रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के अंडर जनरल रिजर्व को राइट ऑफ किया गया। मतलब हुआ क्या, देखो नॉर्मली क्या होता है, हमारा कैपिटल रिडक्शन का ना मतलब क्रेडिट बैलेंस आता है, तो उसको हम लोग पीएल को राइट ऑफ करने के लिए यूज करते हैं, तब भी हम लोग यही एंट्री करते हैं। लेकिन इस बार लॉस आया, कितना लॉस आया था, 56,000 हम लोग का नेगेटिव बैलेंस दिख रहा था। कैपिटल रिडक्शन में कुछ प्रॉफिट है ही नहीं कि जिससे हम लोग पीएल को राइट ऑफ करें, लेकिन पीएल को तो राइट ऑफ करना ही पड़ेगा, तो उसको राइट ऑफ करने के लिए हमारा और भी 70,000 का लॉस हो गया, ठीक है। तो टोटल लॉस हम लोग का कितना हो गया, 1,26,000। अब इस लॉस को राइट ऑफ अगर करना है तो उसके लिए हमें जनरल रिजर्व को यूटिलाइज करने का परमिशन दिया हुआ है। ये देखो, सो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एज पार्ट ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस कंसीडरिंग दैट बैलेंस इन जनरल रिजर्व यूटिलाइज टू राइट ऑफ द लॉसेस एज पर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम को परफॉर्म करने के बाद अगर हम लोग का कुछ लॉस दिख रहा है तो उस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए हमें जनरल रिजर्व का यूज करने बोल रहा है। तो जनरल रिजर्व में 1,50,000 लगभग था, ये देखो 1,50,000, तो आराम से 1,26,000 हम लोग यूज कर सकते हैं। नॉर्मली इसके पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था उसमें कैपिटल रिडक्शन पीएल को राइट ऑफ करने के लिए हमें कैपिटल रिडक्शन से क्रेडिट बैलेंस मिल रहा था, तो हम लोग राइट ऑफ कर रहे थे और बच भी जा रहा था तो उसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे थे। तो दो चीज हो गया, देखो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम को परफॉर्म करने के बाद कैपिटल रिडक्शन का जो अकाउंट है उसमें हम लोग का अगर क्रेडिट बैलेंस आता है, ठीक है, और तो हम लोग का वो प्रॉफिट हुआ, और अगर डेबिट बैलेंस आता है तो वो लॉस हुआ, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, क्रेडिट बैलेंस को यूटिलाइज करना पड़ेगा ये लॉस वगैरह को राइट ऑफ करने के बाद। उसके बाद भी अगर बच जाता है तो ट्रांसफर कर देते हैं कहां पर, कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। नहीं बचता है तो नहीं ट्रांसफर होगा। लेकिन अगर डेबिट बैलेंस है तो ट्रांसफर का तो कोई सवाल नहीं है, लॉस को भी राइट ऑफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में अगर हमें बोल देगा कि हमारे पास पहले से जनरल रिजर्व था उसका यूटिलाइजेशन हम लोग कर सकते हैं, तो फिर हम लोग उसका यूटिलाइजेशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, और एक क्वेश्चन भी हो जाएगा, छोटा सा ही है, 9th नंबर। ये देखो, द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन अप्रूव्ड फॉर विन लिमिटेड। द शेयर होल्डर टू रिसीव इन ल्यू ऑफ देयर प्रेजेंट होल्डिंग एट 1 लाख शेयर ऑफ 10 each द फॉलोइंग। शेयर होल्डर्स जो है जिनका प्रेजेंट होल्डिंग है नंबर ऑफ शेयर्स 1,10,000 each वाला, इनको क्या दिया जाएगा, न्यू फुल्ली पेड 10 इक्विटी शेयर इक्वल टू 3/5 ऑफ देयर होल्डिंग। पूरे होल्डिंग का 3/5 इक्विटी शेयर माना जाएगा 10 रुपीज वाला। 10% प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ द एबव न्यू इक्विटी शेयर 40,000 8% डिवेंचर, ठीक है। तो ये पहला स्कीम ही काफी सारा चीज हमें बोल रखा है कि इक्विटी शेयर होल्डर को हम लोग क्या क्या दे रहे हैं। इक्विटी शेयर होल्डर को एक्चुअली हम लोग क्या क्या दे रहे हैं पता है, उनको बोल रहे हैं आपको इक्विटी शेयर देंगे नया, कुछ प्रेफरेंस शेयर दे देंगे और कुछ डिवेंचर दे देंगे। अब कितना कितना देंगे बोला हुआ है, और पुराने इक्विटी शेयर का जो सिस्टम है उसे कैंसिल कर देंगे। तो इक्विटी शेयर हम लोग का
जो है कैपिटल है तो क्रेडिट आइटम है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल, ये जर्नल एंट्रीज होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड वाला, ठीक है। ओल्ड वाला कैपिटल कितना था, 1 लाख इंटू 10, यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं 1 लाख इंटू 10, ये था हम लोग का 10 लाख। अच्छा, इसके बदले कंपनी ने इन्हें क्या देने का सोचा है, 3/5 ऑफ देयर होल्डिंग का 10 रुपीज वाला इक्विटी शेयर। तो नया इक्विटी शेयर इशू होगा तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल न्यू, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3/5 ऑफ देयर होल्डिंग। होल्डिंग कितना है, 1 लाख शेयर है, 1 लाख का 3/5 जो है नया शेयर दिया जाएगा 10 रुपीज वाला। तो 1 लाख का 3/5 कितना होता है, 1 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, 60,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 6 लाख, ठीक है। तो कंपनी 6 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल जनरेट कर रही है 10 रुपीज वाला, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स निकाल रहे हैं, ये ₹10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी क्या होगा, 10% प्रेफरेंस शेयर दिया जाएगा फुल्ली पेड वाला, 1/5 ऑफ एबव न्यू इक्विटी शेयर। ये जो न्यू इक्विटी शेयर है इनको दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर 10%, तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। नए इक्विटी शेयर होल्डर कितने बने, 1 लाख इंटू 3/5, जितने इक्विटी शेयर होल्डर बने हैं इनको क्या दिया जाएगा, इनका इसका 1/5 जो है इनको न्यू इक्विटी शेयर दिया जाएगा, इसका 1/5। तो नया इक्विटी शेयर कितने का है, 10 रुपीज करके है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना आता है, हम फिर से ये बता देंगे कैलकुलेशन और एक बार, ठीक है। इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू डिवाइड 5 इंटू 10, 1,20,000। हम समझाते हैं क्या बोला है, पहले इस लाइन को पढ़ के देखो तो समझ में आएगा। पहले ये देखो, ये क्या है, ये है नंबर ऑफ शेयर होल्डर। 1 लाख क्या है, 1 लाख है हम लोग का, यहाँ पर ये देखो ये क्या है, ये है हम लोग का नंबर ऑफ शेयर, और ये क्या है, एट द रेट, मतलब पर शेयर का वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं पर शेयर वैल्यू, एक शेयर का वैल्यू इतना था 10 रुपए, और कंपनी के टोटल 1 लाख शेयर इशू हुए थे, कंपनी के पास 10 लाख था। फिर कंपनी ने बोला कि मेरे जितने शेयर होल्डर है उसमें से 3/5 को हम लोग 10 रुपीज का इक्विटी शेयर देंगे। तो 1 लाख में से 3/5 यानी कितना हो जाएगा, 1 लाख इंटू 3/5 करने से हम लोग का हो जाएगा 60,000 इक्विटी शेयर नया, ठीक है। जो पहले 1 लाख था वो 60,000 हो गया, और उनको 10 रुपीज वाला शेयर इशू किया जाएगा। फिर कंपनी ने बोला कि जितने नए इक्विटी शेयर होल्डर बने हैं, ये देखो 10% प्रेफरेंस शेयर दे देंगे फुल्ली पेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ द एबव न्यू इक्विटी शेयर। यहाँ पर जितने न्यू इक्विटी शेयर होल्डर बने हैं उनमें से 1/5, उनसे 1/5 को जो है प्रेफरेंस शेयर दिया जाएगा। तो नए इक्विटी शेयर इतना बने हैं, इस सबको प्रेफरेंस शेयर नहीं दिया जाएगा, एक्सटेंड ऑफ 1/5 करने से जितना होगा उतने लोगों को जो है उतने शेयर इक्विटी शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर दिया जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12,000, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले ये वैल्यू लिया फिर इसमें 1/5 किया, ये देखो पहले ये वैल्यू फिर इसमें 1/5 किया, 12,000 इंटू 10 मतलब 1,20,000 का हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो जाएगा। क्योंकि जो नया इक्विटी शेयर इशू हुआ है उसमें से 1/5 इक्विटी शेयर तक जो है प्रेफरेंस शेयर देने का बात हुआ है, बाकी 40,000 का 8% डिवेंचर। तो यहाँ पर लिखेंगे 8% डिवेंचर, यहाँ पर बोल ही दिया है कितने का, 40,000 का, ठीक है। अब देखते हैं कैपिटल रिडक्शन में क्या आ रहा है। 10 लाख का सेटलमेंट कर रहे हैं हम लोग, इक्विटी शेयर होल्डर को बोले आप लोगों ने तो हमें 10 लाख दिया था, लेकिन हम लोग इसको कैसे सेटल डाउन करेंगे, यहाँ पर इसको 6 लाख से ट्रांसफर किया और 1,20,000 एंड 40,000, ठीक है। फिर भी 2,40,000 का कुछ एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ा, यानी ये कैपिटल रिडक्शन हो जाएगा, टू कैपिटल रिडक्शन, ठीक है। ऐसे करके हो गया 10 लाख का सेटलमेंट, 10 लाख इक्विटी शेयर का। अब इसका हम लोग नैरेशन लिखेंगे, बीइंग न्यू इक्विटी शेयर, कॉमा 10% प्रेफरेंस शेयर, कॉमा 8% डिवेंचर इशूड and the balance transferred to कैपिटल रिडक्शन, ठीक है, हो गया।
अच्छा, अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला है, सेकेंड नंबर स्कीम में एंड इशू ऑफ 1,10% फर्स्ट डिवेंचर वाज मेड एंड अलॉटेड पेमेंट फॉर द सेम बीइंग रिसीव्ड इन कैश फोर्थविथ। बोल रहा है कि 1,00,000 रुपीज का डिवेंचर इशू हुआ है। डिवेंचर का नाम क्या है, फर्स्ट डिवेंचर। तो डिवेंचर फर्स्ट सेकेंड डिवेंचर होता है, ये प्रायोरिटी बेसिस पे होता है, ठीक है। फर्स्ट डिवेंचर का मतलब कंपनी अगर बंद होने के कंडीशन में है तो जो फर्स्ट डिवेंचर है उनको पहले पेमेंट मिल जाता है, ठीक है। इसी कैटेगरी में प्रायोरिटी बेसिस में डिवेंचर को फर्स्ट सेकंड डिवेंचर के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% फर्स्ट डिवेंचर, 1,00,000 being डिवेंचर इशूड। ये तो सिंपल बोला था कि कंपनी ने डिवेंचर इशू किया है, तो हम लोगों ने उसी का एंट्री कर दिया। इशू किया है 1,10% फर्स्ट डिवेंचर, पेमेंट फॉर सेम बीइंग रिसीव्ड इन कैश। तो कैश में मिला है तो कैश के बदले इशू क्या होगा। गुडविल यहाँ पर बोला है, गुडविल स्टूड 1,40,000 वाज कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। गुडविल एसेट होता है, गुडविल को राइट ऑफ करना है तो हम लोग लिखेंगे टू गुडविल, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया टू गुडविल 1,40,000, 1,40,000 का गुडविल ये लोग बोल रहे हैं राइट ऑफ कर दो, कर दिया। प्लांट मशीनरी जिसका वैल्यू 2,00,000 था वाज रिटन डाउन टू 1,50,000, यानी 50,000 से कम हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी 50,000। 1,50,000 से नहीं, 2,00,000 से 1,50,000 में लाया गया है इसका वैल्यू। पहले 2,00,000 था, उससे 1,50,000 में लाया जाएगा। तो 1,50,000 तो हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। देखो प्रीवियस बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट अगर दिखता तो उसमें ये है, न्यू बैलेंस शीट में ये दिखेगा, ठीक है। और ये ट्रांजैक्शंस वैल्यू है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, प्लांट एंड मशीनरी के बाद और क्या बोला है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो कि 1,50,000 का था उसे रिटन डाउन बाय बोला है 50,000, तो यहाँ पर 50,000 से एंट्री होगा। ये देखो टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 50,000। देखो लैंग्वेज में डिफरेंस होता है, यहाँ पर क्या बोला है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो कि 1,50,000 था, रिटर्न डाउन बाई, बाई मतलब इतने अमाउंट से 50,000 से कम कर दिया गया है। यानी ओल्ड बैलेंस शीट में इतना दिख रहा था, न्यू बैलेंस शीट में हम लोग का 1,00,000 दिखेगा, ठीक है। न्यू बैलेंस शीट में 1,00,000 दिखेगा। और प्लांट मशीनरी 2,00,000 था जिसको रिटर्न डाउन तक, जिसको कम करके 1,50,000 किया गया है, यानी 50,000 से कम किया गया है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन करने का बस यही रीजन है कि हम लोग लैंग्वेज को ध्यान रखें, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा एंट्री होता है। तो यहाँ पर हम लोग का फ्री होल्ड प्रॉपर्टी था कितने का, 1,50,000 का था, ठीक है। और इसको कम कर दिया गया है, इसको नहीं भी लिखने से होगा, बोली तो दिया है कि 50,000 से, ठीक है। अब इसको हम लिख के कंफ्यूजन नहीं करना चाहते, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कैपिटल रिडक्शन। कैपिटल रिडक्शन को यूज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि एसेट कम हो रहा है तो मेरा लॉस है। ये देखो 1,40,000 और ये 50-50 2,00,000, तो 2,40,000 हो गया। बीइंग एसेट रिड्यूस्ड, और कुछ नहीं बोला था। यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉप द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विन लिमिटेड फॉर द अबव ट्रांजैक्शन, सुटेबल नरेशन टू जर्नल एंट्री शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। तो जर्नल यहाँ पर जो है नरेशन टू जर्नल एंट्री मतलब ये, ठीक है। नरेशन हमें देना पड़ेगा, जब हमें नरेशन देने के लिए बोलता है ना तो हमें थोड़ा सा डिटेल्स में देना चाहिए। अगर ऐसा छोटा सा क्वेश्चन है, अगर हमें नरेशन देने बोलता है तो हमें क्लियरली देना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं, मैंने सिर्फ ऐसे ही ट्रेड्यूस बोला है, तुम लोग ऐसे बोल सकते हो, being capital reduction utilized for write of goodwill, plant machinery and freehold properties। तो प्रॉपर नरेशन हम लोग का बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का पहले कैपिटल रिडक्शन में कितना वैल्यू आया था, ये देखो पहले हम लोग का कैपिटल रिडक्शन करके आया था 2,40,000, फिर हम लोग का कितना आया 2,40,000 के बाद यहाँ पर हम लोग का 2,40,000 का ही देखो यूटिलाइजेशन हो गया है ना। यहाँ पर हमें बोला नहीं है इस चीज को देखने के लिए, फिर भी देखो 2,40,000 का हमारा क्रेडिट बैलेंस था, वो पूरा ही यूज हो गया हमें ये सारे एसेट को राइट ऑफ करने के लिए। यानी कैपिटल रिडक्शन का अगर अकाउंट बनाओगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये है देखो हम लोग का इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। तो यहाँ पर बाय इक्विटी शेयर कैपिटल हमें लिखना पड़ेगा, ये देखो
देखो बाई इक्विटी शेयर कैपिटल 2,40,000 और ये वाला क्या हो गया 2 एसेट्स है, तो हम यहाँ पर ऐसे ना 2 गुडविल 2 प्लांट मशीनरी नहीं लिख के एक बार 2 एसेट लिख रहे हैं, तो 2,40,000। तो ये वो वाला क्वेश्चन हो गया जहां पर हमारा जितना कैपिटल रिडक्शन करके प्रॉफिट बना था पूरा का पूरा यूटिलाइज हो गया, कुछ भी नहीं बचा, बचने से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता। ठीक है, तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर बचा है 10th नंबर का क्वेश्चन 10, 11। ठीक है, 10, 11, 12, 10, 11, 12, बस ये 3 क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लिखते हैं, देखो 10, 11, 12 ये हम लोग का प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है मैथ में वो वाला है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और यहाँ पर हम लोग का इलास्ट्रेशन का 11 बचा हुआ है जो कि सरेंडर ऑफ शेयर का था। अब ये सब सरेंडर ऑफ शेयर का है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर नहीं है तो तुम लोग 10, 11, 12 जो है खुद से करके देख सकते हो। ये तो हम नहीं बोलेंगे करने के लिए क्योंकि ये सरेंडर ऑफ शेयर का है। वैसे होगा सेम एंट्री, हम लोग फर्स्ट जब छोटा छोटा क्वेश्चन किए थे वहां पर सरेंडर ऑफ शेयर देख लिया था, लेकिन फिर भी क्योंकि इसमें एंट्री काफी ज्यादा होगा तो वो हम बता देंगे स्कीम में। लेकिन तुम लोग 10, 11 और 12 यहाँ पर जो है वो प्रैक्टिस के लिए देख सकते हो कि खुद से तुम लोगों से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है इसका और भी 2 क्लास लगेगा, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देखते हैं, आई थिंक 2 क्लास लगेगा। ठीक है, ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।